ऑनलाइन में मुझे ना एक बार कंफर्म करोगे रिकॉर्डिंग मैसेज मिलने से स्टार्टेड ना? यस सर। सर आप लोगों को भी फिर से गुड इवनिंग। हाँ चलो स्टार्ट करते हैं क्लास। अच्छा तो बेसिकली ये मैक्रो इकोनॉमिक्स का क्लास चल रहा है और मैक्रो में ना हम लोग नेशनल इनकम का डिस्कशंस कर रहे हैं। तो नेशनल इनकम का जो बेसिक्स एंड जीडीपी रिलेटेड मैटर्स है उसके बारे में मैंने एक्चुअल में डिस्कशन कर दिया। एग्जाम में पॉपुलर क्वेश्चंस वहीं से आता है ज़्यादातर, ठीक है। लेकिन इसका एक थोड़ा एडवांस पोर्शंस भी है, ठीक है। क्या है सर? थोड़ा एडवांस पोर्शंस ऑफ नेशनल इनकम। इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और फेमस थ्योरी डिस्कस किया गया है। जैसे ऑलरेडी मैं आपको जब बेसिक समझा रहा था उस टाइम पे मैं आपको 3 तरह का इकोनॉमिक मॉडल पे बात किया था, याद है? 2 सेक्टर इकोनॉमी, 3 सेक्टर इकोनॉमी एंड 4 सेक्टर इकोनॉमी। इसको क्या कहा जाता है बोले तो सेक्टर स्पेसिफिक इकोनॉमिक मॉडल, ठीक है, या फिर इसे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम भी कहते हैं। मैं आपको समझाने के टाइम पे बोला था एक मजेदार बात निकल के आया था कि पैसा किसी का नहीं होता है। हाँ याद आ रहा है? अल्टीमेटली हाउस होल्ड का पैसा फार्म को, हाउस होल्ड से ह्यूमन बींग्स काम करने के लिए फार्म को जाते हैं, जगह भी उन्हीं से लिया जाता है, फिर बदले में उन्हीं को वापस दिया जाता है। फिर फार्म जो चीजें प्रोडक्ट बनाते हैं वो सारा प्रोडक्ट अल्टीमेटली हाउस होल्ड ही खरीदते हैं। तो अल्टीमेटली हाउस होल्ड का ही पैसा फार्म बनाने में यूज हो रहा है, फिर उसी पैसे से फार्म अपना प्रोडक्ट या बिजनेस कर रहा है, फिर वही प्रोडक्ट खरीदने के लिए वही हाउस होल्ड के ही लोग प्रोडक्ट को वहीं से या सर्विस को वहीं से परचेस कर रहा है। तो अल्टीमेटली पूरा जो सिस्टम है वो एक सर्कुलर सिस्टम पे चलता है और मैं आपको समझाया भी था, याद है ना? फार्म माने कंपनी। मैंने फार्म का मतलब है इकोनॉमिक्स में या कहीं पर भी तुम ये फार्म शब्द सुनो, नॉर्मली हम लोग फार्म शब्द को आम जनता जब सुनते हैं तो लगता है कोई पार्टनरशिप फार्म का बात कर रहा है। यहाँ पर FIRM फार्म का बात होता है, FARM फार्म नहीं। हाँ, एक फार्म हाउस भी होते हैं जो खेती के साइड में यूज होता है, एग्रीकल्चरल फार्म हाउस होता है ना। शहर में आजकल फार्म हाउस माने लैविश लाइफ, ठीक है। जैसे कि कोलकाता में मध्यम ग्राम में बहुत फार्म हाउस दिखते हैं, ठीक है। तो वो फार्म हाउस नहीं, और मध्यम ग्राम वाला फार्म हाउस कोई गांव का फार्म हाउस नहीं है। बैंगलोर साइड में जिसको मोटा मोटी क्या बोलते हैं, कंट्री यार्ड्स ऐसे बोलते हैं ना, जो थोड़ा सा शहर के साथ जुड़ा हुआ जो जगह है, वो हर फार्म हाउस नहीं रहा। फार्म हाउस में क्या होता था, जो भी एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस होता था उसको स्टोर करके रखने के लिए यूज होता था। बट जब शहर स्प्रेड कर लिया वो फार्म हाउस क्या हो गया, लोगों का एंटरटेनमेंट का जगह बन गया। चलो दैट्स अ डिफरेंट पॉइंट। बट हम लोग यहाँ पर फार्म का मतलब जो समझते हैं वो बेसिकली कंपनी या फार्म या इंडस्ट्री या फिर जहां से कोई प्रोडक्ट या सर्विस जनरेट होते हैं उसे फार्म कहते हैं। सो मैंने ऑलरेडी इस पर्टिकुलर टॉपिक में बात कर लिया था। अच्छा, ये ऑनलाइन में स्क्रीन शेयर है? यस सर। यस ओके सर। इवन मैं आपको सर्कुलर फ्लो भी समझा दिया था, सीधा 4 सेक्टर्स में ही सब कुछ बोला था। मैंने 2 सेक्टर्स भी पहले समझाया था। मैंने एक्चुअली क्या है, जब इकोनॉमी का जन्म हुआ था, जब से ये समाज व्यवस्था जब से बना है, कब से बना है, अलग अलग बातचीत होता है उस पर, ठीक है। कोई बोलता है कि मेरा मैंने हम लोगों का समाज व्यवस्था पहले आया, कोई बोलता है हम लोगों का पहले आया। इसको लेके काफी वाद विवाद होता है, मैं उस पर बात नहीं करूंगा। बट इतना मान के चल रहा हूँ कि जब से ये समाज व्यवस्था जन्म हुआ है हमारे दुनिया अर्थ में या जो भी बोलो तो, ठीक है, तब से लेके उसके बाद से ना एक इकोनॉमिक सिस्टम भी ऑटोमेटिकली बन गया है कि कुछ तुम्हारे पास है कुछ हमारे पास है, तो लेन देन करके एक दूसरे का नीड को पूरा करते हैं, है ना? यही तो सिस्टम है। किसी एक के पास सब कुछ होना पॉसिबल है क्या? हाँ नहीं है सर। इकोनॉमिक्स क्या है सर? एक वेलफेयर साइंस है। क्या साइंस है? वेलफेयर साइंस, जिसमें इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट का एक माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ाने के टाइम पे बोलता हूँ कि इसका जो वर्ड है कहाँ से आया है, इकोनॉमिक्स शब्द कहाँ से आया है? ओइकोनोमिया से। ओइकोनोमिया, ठीक है।
या ओइकोनोमोस ऐसा करके भी कई जगह में लिखा हुआ है। हम लोग पढ़ने के टाइम पे नॉर्मली ओइकोनोमिया बोलते हैं। ओइकोनोमिया शब्द का मतलब होता है हाउस होल्ड मैनेजमेंट। क्या होता है? हाउस होल्ड मैनेजमेंट, घर चलाने का साइंस। तो सर हिंदी में इसका मतलब अर्थशास्त्र होता है, अर्थ, तो इसका मतलब क्या होता है? अर्थशास्त्र भी तो घर चलाने के लिए होते हैं। अर्थशास्त्र माने समाज घर चलने के लिए सबसे ज्यादा किस मैटर में बात होता है? हम कोई हर कोई किसी ना किसी फैमिली से बिलोंग करते हैं, सुबह से लेके रात तक। हाँ, सुबह से लेके रात तक सोते सोते, या फिर आप जिस स्टेट में बात कर रहते हो उस स्टेट का चीफ मिनिस्टर, या जो भी लेवल ऑफ मीडिया खोल लो, या फिर तुम जिस देश में रहते हो उसके बारे में बात कर लो, या फिर जो तुम जिस पृथ्वी में देश में कंटिनेंट में रहते हो लाइक एशिया या जो भी हो उसका देख लो। हमेशा हम लोग फाइनेंस का ही तो बात करते हैं। जब भी बोलते हैं कि देश का हालत अच्छा नहीं है, तो किस बारे में बात हो रहा है? देश का हालत ठीक ठाक है, देश का हालत और अच्छा होना चाहिए, किस हालत का बात करते हैं? आर्थिक हालत का ही बात किया जाता है। मैंने मेन पॉइंट आर्थिक मैटर ही है। और जहां अर्थ अर्थ माने बेसिकली यहाँ पर फिनेंस जहां है, माने मनी जहां पर है, प्रॉपरली है, प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन है, प्रॉपर सिस्टमेटिक वैसे उसका यूज होता है, वो समाज व्यवस्था एक डेवलप समाज व्यवस्था होता है ना सर? एक और मतलब बोलना है, इसका अर्थ क्या है इसके? लोग ऐसे बोलते हैं ना कि इसका अर्थ क्या है, उसका मतलब एक ही आ जाता है इकोनॉमी। ये भी से रिलेटेड है क्या? किससे? जैसे कि कोई चीज के लिए जैसे पूछते हैं कि इसका अर्थ क्या है, तो ये अर्थ और ना नहीं, वो तो मीनिंग हो गया। meaning हो गया। और ये बेसिकली आया है ऑर्थो। ऑर्थो हम लोग बंगाली में नहीं बोलते, ऑर्थो, ठीक है। ठीक है, वो अर्थ माने वो मीनिंग हो गया, वो अलग है, उसका मतलब अलग है। ठीक है, और अर्थ माने यहाँ पर पैसा का बात कर रहा है, जो बंगाली में हम लोग बोलते हैं ऑर्थो, उसको हिंदी में बोलते हैं अर्थशास्त्र। ठीक है, उसी को इकोनॉमिक्स में इंग्लिश में बोला जाता है हाउस होल्ड मैनेजमेंट। ठीक है, और हाउस होल्ड को मैनेज करने के लिए अल्टीमेटली फाइनेंस का ही जरूरत होता है। अब देख, एक घर को मैनेज करना भी मैनेज होता है, 5 घर को मैनेज करना भी मैनेज होते हैं, 5 घर 10 घर मिलके एक पाड़ा बनता है, कुछ पाड़ा मिलके एक गांव बनता है, कुछ गांव मिलके एक सब डिविजन बनते हैं या डिस्ट्रिक्ट बनते हैं, कुछ डिस्ट्रिक्ट मिला के एक स्टेट बनता है, कुछ स्टेट को मिला के एक देश बनता है, कुछ देश को मिला के एक महादेश बनते हैं, और कुछ महादेश को मिला के हमारा पूरा ये अर्थ पृथ्वी बनता है। ठीक है, तो एक को मैनेज करना और सबको मैनेज करने का साइंस तो सेम ही होगा, अलग कहाँ से आएगा? ये नो, किसी एक को अगर वायरस खाता है, कोविड, तो ये वायरस और भी लोगों को खत्म कर सकता है, आइडिया मिल जाता है ना। तो क्या सबको लाके देखे भाई चलो देखे, तुम पे देखते हैं, तुम पे देखते हैं, ऐसा थोड़ी करते हैं। जब एक वायरस सिमिलर काइंड ऑफ ह्यूमन बीइंग को अटैक कर रहा है तो वो बाकी लोगों को भी अटैक कर सकता है। तो एक जन की 2 जन के ऊपर उसको प्रयोग करके ही बाकी सबका मैटर समझ में आ सकता है। ये नो, वैसा ही एक दो हाउस होल्ड का कॉन्सेप्ट को अगर मोटा मोटी समझ में आ जाए, एग्रीगेट में पूरा हाउस होल्ड समझ में आ जाता है। सो दैट्स अ वेरी सिंपल एंड बेसिक थिंग। चलो, बहुत इंपॉर्टेंट और मैटर्स है, ये सब तो कुछ भी नहीं है। फोकस करो आज की क्लास में। आज मैं एक्चुअली एक्चुअली आप लोगों को क्या बताऊंगा? केंशियन थ्योरी ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनल इनकम। और ये केंशियन थ्योरी जो है ये एक्चुअली ये सर्कुलर फ्लो मॉडल से ही डेवलप हुआ है। ठीक है, क्यों नहीं दिखा रहे हैं मुझे? हम तो अभी क्लास लें। तो इसमें नॉर्मली जब 2 सेक्टर्स का बात होता है तो सिर्फ हाउस होल्ड और फार्म को उठा के बात किया जाता है। जब 3 सेक्टर्स का बात होता है तो हाउस होल्ड एंड फार्म के बीच में कौन टपक जाते हैं? सरकार आ जाते हैं। और जब हाउस होल्ड फार्म और गवर्नमेंट के अलावा हम लोग और थोड़ा सा बड़ा लेवल में सोचते हैं, जैसे कि जब इंटरनेशनल मैटर आ जाते हैं तब हम लोग फॉरेन कंट्रीज के साथ बातचीत करते हैं। तो जब 4 मिल जाते हैं तो उसे 4 सेक्टर्स मॉडल बोलते हैं। मैं इसके बारे में काफी डिटेल्स में फर्स्ट क्लास में ही बात कर लिया था। अब आज का जो डिस्कशन है जिसमें ये केंशियन थ्योरी ऑफ नेशनल इनकम
इससे पिछला जो 3-4 क्लासेस हुआ है इसमें नेशनल इनकम को एकदम क्रिटिकल लेवल में डिस्कस किए हैं, क्वेश्चन आंसर भी डिस्कस किए, कुछ क्वेश्चन आंसर घर पे करने के लिए बोला था। आशा करता हूँ कि आप लोग कर रहे हो, कोई डाउट होने से जरूर पूछिएगा, ठीक है। लेकिन सर ये 2 सेक्टर्स मॉडल ऑफ नेशनल इनकम डिटर्मिनेशंस, 3 sectors model of national income determinations and 4 sectors of models of national income determinations, ये क्या नेशनल इनकम का क्या डिटरमाइन किया जाएगा, मैंने क्या चीज है इसमें, ये देखने में थोड़ा डिफिकल्ट लगते हैं। इसका ग्राफ देखने से भी नॉर्मली थोड़ा सा स्टूडेंट्स लोग ना घबरा जाते हैं, और कुछ फॉर्मूलाज है जिसको देखने से भी नॉर्मली लगता है कि भाई क्या चीज है, लेकिन ये बहुत इंटरेस्टिंग है और बड़ा काम का है। सीए लेवल में तो बहुत इंपॉर्टेंट है, सीएमए वाले को नॉलेज रखने से अच्छा होता है, और सीएस वाले के लिए भी थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं बोलूंगा, बट ये बहुत काम का चीज, ठीक है। नेशनल इनकम लेवल में इसको डिस्कस करना, और ओवरऑल इकोनॉमिक्स जानने के लिए, नेशनल इनकम को जानने के लिए आपको जान लेना चाहिए कि क्या है। ऐसे तो मैं नॉर्मली समझा दिया था, बस आज थोड़ा एडवांस बात कर बता रहा हूँ, सब बता रहा हूँ, कहाँ जाएंगे कहाँ। ये थ्योरी दिया था केन्स ने। कौन है ये केन्स? सर ये केन्स एक बहुत ही फेमस इकोनॉमिस्ट थे, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बीच में उनका वर्क लाइफ था। इनका नाम है जे एम केन्स, जॉन मेनर्ड केन्स। इमेज देख लो, थोड़ा सा पिक्चराइज हो जाएगा। 1883 का बॉर्न है, कैम्ब्रिज यूनाइटेड किंगडम का बंदा है, और इन्होंने दुनिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट काम किया है, वर्ल्ड के लिए सर। और इनका ये काम को बहुत ही वैल्यू दिया जाता है, क्योंकि ऐसा क्या किया था इन्होंने। सर इन्होंने, मैं ज्यादा इनके बारे में नहीं बोलूंगा, बस इतना आप देख लो इधर कि फ्रॉम 1883 टू 1946 का इनका पूरा जीवन काल है, जिसमें इन्होंने बेसिकली इज अ फंड आइडियाज ऑफ फंडामेंटली चेंज द थ्योरी ऑफ प्रैक्टिस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड द इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। मैंने इन्होंने एक्चुअली, और बिजनेस साइकिल्स, ठीक है, मैंने ओवरऑल जो सिचुएशंस है इसके बारे में, जो कन्वेंशनल सोच मार्क उस उन दिनों चल रहा था ड्यूरिंग 1940s एंड 1930s के आसपास में, उन दिनों इन्होंने वो पूरा थॉट प्रोसेस को चेंज करके और दुनिया को एक बहुत बड़ा डिप्रेशन हालत से उन्होंने निकाला। डिप्रेशन माने ये कौन सा डिप्रेशन, ह्यूमन डिप्रेशन नहीं, ये बेसिकली इकोनॉमिक डिप्रेशन का बात हो रहा है, जब पूरा वर्ल्ड इकोनॉमी एकदम खत्म हालत में चला गया था। बिकॉज खत्म हालत में क्यों गया था, इसके लिए थोड़ा सा हिस्ट्री जानना होता है। ड्यूरिंग दी वर्ल्ड वॉर 1 एंड 2, वर्ल्ड वॉर 1 हुआ था, वर्ल्ड वॉर 1 हुआ था सर 1914 टू अराउंड 1918, और वर्ल्ड वॉर 2 हुआ था अराउंड 1938 टू 38 और 39 टू 1942 और 43। ये ओवरऑल सिचुएशन था। अब जब लगातार 10-20 साल के रेंज में तुम दो दो वर्ल्ड वॉर करोगे, तो बीच का हालत क्या होगा। जब जब वार होता है तब समझ में नहीं आता, जैसे अभी रशिया यूक्रेन लड़ रहा है, ठीक है, अभी डैमेज तो दोनों का हो रहा है, लेकिन इसका असल जो माने रिजल्ट होगा वो तो बाद में पता चलेगा। ठीक जैसे घर पे लड़ाई होने के बाद पता चलता है कष्ट कितना होता है, लड़ाई करने के टाइम पे तो दोनों पार्टी बहुत लड़ लेता है एक दूसरे से, बट लड़ाई के बाद उसका जो आफ्टर मैथ है वो बहुत ही खतरनाक होता है ना। सहन मैंने असहनीय हो जाते हैं, जब झगड़ा बंद हो जाते हैं, होता है कि नहीं होता। हाँ, चाहे वो फैमिली मैटर्स में हो, बच्चा के साथ माँ बाप का हो, है ना, या माँ पापा के बीच में हो, होता तो है नहीं, वो हर फैमिली में होता है, ठीक है। बस अगर लेवल एक थोड़ा कंट्रोलेबल हालत में हो तो इट्स ओके, बट जब कंट्रोल के बाहर हो जाए और सिचुएशन डिप्रेशन की तरह चला जाए तो बहुत खतरनाक। अभी एक कुछ दिन पहले एक खबर देख रहा था, भोपाल में हस्बैंड वाइफ लड़ लिया और वो हस्बैंड ने गुस्से में घर ही जला दिया, ठीक है। तो घर मत जलाओ, जैसे वर्ल्ड वॉर 1-2 क्या है, गुस्से में एक दूसरे का घर ही तो जलाया गया था, और पूरा एक दूसरे का नहीं, एक एक देश का। अमेरिका ने जापान में बॉम्ब गिराया, जापान ने अमेरिका में बॉम्ब गिराया, ठीक है, बाकी एक देश दूसरे देश के ऊपर मैंने चढ़ गया था, लड़ गया था, हालत खराब। ऐसे हालत में वर्ल्ड में जो सिचुएशंस बनते हैं, इस सिचुएशंस को ग्रेट डिप्रेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ग्रेट डिप्रेशन। माने उससे बाहर आना बहुत ही खतरनाक हालत हो जाते हैं। माने आप इसको ऐसे इमेजिन करो, जॉब नहीं है, खाने के लिए कुछ नहीं है,
जैसे हमारे देश में ड्यूरिंग ब्रिटिश एरा हम लोग इस तरह का चीज देखे हैं। अब हम लोग इसका हिस्सेदार क्यों नहीं पूरा पूरी बन पाए डिप्रेशन का? बिकॉज हम लोग ऑलरेडी हालात के मारे ऐसे ही खत्म हालत में थे, बिकॉज ऑन द टाइम वी वेर द कॉलोनी ऑफ ब्रिटिश। ठीक है, तो हम लोगों का हालत तो इंडिपेंडेंट कंट्री से भी बने खराब, बने और भी बदतर हालत में। हम लोग इसका क्या अंडरस्टैंड करेंगे? मैंने जो डेवलप कंट्रीज हैं वो लोग इस हालत को झेल रहा था, तो हम लोग का हालत तो और खराब है, क्योंकि हम तो ऑलरेडी कॉलोनी थे। ब्रिटिश हमें रोटी देता था तो रोटी मिलता था, कुत्ता के से भी बदतर हालत है। हम लोग घर पे कुत्ता रखते हैं ना, उनको भी टाइम पे खाना खिलाते हैं, रास्ते के कुत्ता को भी केक बिस्किट्स या जो भी है दिया जाता है। और ब्रिटिश हमारा ना मुंह का निवाला लेके चला जाता है, हमारे मुंह का रोटी छीन के लेके चला जाता है। तो हमारा डिप्रेशन और क्या बताऊं सर, छोड़ ही दो। जालियनवाला बाग देख लो, 76 1176 बंगाली कैलेंडर ईयर का है। ठीक है, फेमाइन ऑफ बंगाल। ठीक है, बंगाल का काला दिन, जो पूरा बंगाल माने, तो बंगाल माने आज का बंगाल नहीं, एंटायर बांग्लादेश, वेस्ट बंगाल, झारखंड, एंड ऑल्सो बिहार का सम पार्ट्स एंड ओडिशा ऑल्सो। ये था बंगाल प्रेसिडेंसी। ये पूरा एरिया राइस प्रोड्यूस करता है पूरा भारत के लिए, मैंने आधा से ज्यादा भारत यही राइस खाता था। ब्रिटिश ने किया गया, मैक्सिमम जमीन पे, स्पेशली वेस्ट बंगाल एंड बांग्लादेश के बहुत सारे जमीन पे राइस ना उगा के नील नील का खेती किया था, जिसका आजकल हम लोग उजाला यूज नहीं करते, दो बूंदों वाला चकाचक सफेद कर देता है कपड़ा, है ना, वो उजाला का खेती, मैंने जिसको नील बोलते हैं, या उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नील को इंग्लिश में कुछ बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अच्छा याद आएगा तो बोल दूंगी। ठीक है, कुछ बोलते हैं उसको इंग्लिश में, की वाले इंडिगो। इंडिगो, थैंक यू, इंडिगो, हाँ, इंडिगो। ठीक है, इंडिगो का खेती किया था। और इंडिगो का खेती करने से जमीन का जो उपजाऊनेस होते हैं, माने जो फर्टिलिटी होता है, वो कंप्लीटली खत्म हो जाते हैं। उसमें फर्टिलिटी लाने के लिए कम से कम और 5-10 साल बहुत भयंकर हालत है, और 5 साल में अगर खेती नहीं होगा तो सब खत्म। ये लोग अब इंडिगो का खेती करके इनको वेस्टर्न कंट्रीज में बिजनेस में इतना रोकड़ा मिलता था कि उनको फर्क नहीं पड़ता कि इंडियंस को खाने को मिले या ना मिले। और जो भी हमारे यहाँ पर स्टोर में मैंने ऑलरेडी खाना था, वो सारा लेके इंग्लैंड में जाके दे दिया। और इधर जमीन में कुछ नहीं, बेसिकली क्रिएटेड था पूरा। माने बंगाल तो भूखा ही मरा, बाकी भारत भी भूखा मरा। समझे कुछ? तो हम लोगों का डिप्रेशन क्या, हम लोग तो मर चुके थे। तो मरा मैंने डिप्रेशन में कौन गया? तो डिप्रेशन मैंने समझते हो, डिप्रेशन मैंने मरने का पहले वाला सिचुएशन। तो हम लोग डिप्रेशन के बारे में क्या बात करें, हम लोग तो मरे हुए थे से इस टाइम पे। बात समझ रहे? डेवलप कंट्रीज डिप्रेशन में चला गया, अब दूसरे का लूट के खाएगा तो डिप्रेशन में तो जाएगा ना। समझे? अब ऐसे हालत में पूरा डेवलप नेशंस लाइक यूरोप एंड अमेरिका, जापान एक्सेट्रा, सभी कंट्रीज एक दूसरे का कॉलोनी बनना हालत। कोई बोलता है कॉलोनी नहीं मानेंगे, कोई बोलता है तुमको कॉलोनी लगाने नहीं देंगे। जर्मन बोलता है कि हम एंटी कॉलोनी कॉन्सेप्ट में जाएंगे, रशिया बोलता है कि हम भी एंटी कॉलोनी बनेंगे। माने कोई पावरफुल बन रहा है, उसको सहन नहीं हो रहा है, कोई पावरफुल बना हुआ है, किसी का कॉलोनी बना के रखा है, माने एक माने भयंकर हालत। और सभी कोई अंदर अंदर में इंडिपेंडेंट मांग रहा है, जैसे हम लोग इंडिया में कर रहे थे, चाइना भी अपना कर रहा था। क्या बोलते हैं उसको, थाईलैंड, मलेशिया, श्रीलंका तो ब्रिटिश के अंडर पे ही था, वो इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट के साथ ही उन लोगों का हो गया। उन लोगों का अलग से क्या है क्या बोलते हैं उसका, कंबोडिया था। ठीक है, कंबोडिया का जो इंडिपेंडेंट मूवमेंट था बहुत ही भयंकर। साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका तो और भी बाद में मिला, और भी बाद में मिला उनको। ठीक है, तो बहुत भयंकर हालत। तो इस हालत में ये डिप्रेशन क्रिएट हुआ। समझ रहे हो? मैं आपको जस्ट इसका बैकग्राउंड बताया, क्यों बताया, क्योंकि ये थ्योरी वर्ल्ड को उस फेज से निकाला, इसलिए इस थ्योरी का इतना अहमियत है, केन्शियन थ्योरी ऑफ नेशनलिज्म। अब ये थ्योरी बता के वो बेसिकली दुनिया को एक रास्ता दिखाना चाहता था कि डिप्रेशन से बाहर निकलो, और आप कोई भी सेक्टर्स मॉडल ऑफ इकोनॉमी फॉलो कर रहे हो, या फिर आपके कंट्री में 2 सेक्टर्स मॉडल फॉलो हो रहा हो, 3 सेक्टर्स हो रहा हो, या फिर 4 सेक्टर्स हो रहा हो, मैं आपको एक इक्विलिब्रियम सिचुएशंस का बताता हूँ। एक इक्विलिब्रियम सिचुएशंस कि कितना प्रोडक्शन करने से, कितना इकोनॉमी में जीडीपी बनने से आपका इकोनॉमी एक सही दिशा पे चल सकता है। तो एक्चुअली उससे पहले
ऑन दैट टाइम माने पॉपुलरली ऐसा कोई पॉपुलर रूल नहीं था वर्ल्ड, स्पेशली यूरोपियन अमेरिकस वगैरह के पास, कि इकोनॉमी को ऐसे हालत से निकालने का कुछ रास्ता। भारत के पास था बहुत कुछ, बट भारत का अपना बोल के कुछ था नहीं। हमारा सारा चीज खत्म कर दिया गया था। अब ये मत समझो कि ये सब पहला बार हो रहा है। हम लोगों के देश में ये सब चीजें पहले बहुत बार हुआ है। आचार्य चाणक्य, उनका अर्थशास्त्र, और भी बाद में बहुत लोग आए हैं, बट मुगल एरा, ब्रिटिश एरा में हम लोगों का सारा इतिहास खत्म हो गया है। तो इसलिए हम लोग ज्यादा ना ये सब मैटर्स में बात नहीं कर पा रहे हैं आजकल, ठीक है। लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज में या अमेरिकन कंट्रीज में उनके पास कुछ नहीं था। तो ऐसे हालत में इनको ऐसे प्रॉब्लम से निकालने के टाइम लिए, या मॉडर्न इकोनॉमी में ऐसे सिचुएशंस को कोप अप करने के लिए, ये थ्योरी एक मैंने अमृत का काम किया। अब आपको मैं आगे जो अगला 1 घंटा आप पढ़ोगे, मैं आपको इतना गारंटी देता हूँ कि आपको पूरा चीजें क्लियर हो जाएगा। बैकग्राउंड क्लियर हुआ ना? ठीक है, क्या पढ़ने जा रहे हैं और क्या है इस थ्योरी के अंदर। ये जो केंशियन है यूके से, हाँ, यूके से। केन्स यूके का था, बट ये इकोनॉमी, इसका यूज पूरा दुनिया किया है। तो हिस्ट्री बोल दिया आपको मैं, ठीक है। ये रिवोल्यूशन 1936, पब्लिकेशन ऑफ जॉन मेनर्ड केन्स, जनरल थ्योरी ऑफ, इसका जो किताब निकला था इसका नाम था जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। ये किताब आज भी मिलता है, बड़ा पॉपुलर किताब है, ठीक है। मार्केट में मिलता है, सस्ता वाला भी मिलता है, महंगा वाला हार्ड कॉपी भी मिलता है, ठीक है। 1000-10,000 के दाम हो जाएंगे ओरिजिनल वाला। ऐसे नॉर्मल उसका प्रिंटेड कॉपी कम दाम में भी मिलता है। जिसको समझ में आए वो खरीद के पढ़ सकता है, बट जितना मैं समझाऊंगा अगर इसको समझ लो तो मैं मानूंगा जिंदगी में बहुत कुछ कर लिया, एग्जाम का नहीं अभी बहुत कुछ हो जाएगा। तो पॉइंट इज थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। पूरा खेल तो इसी में है। जॉब, आप लोग इतना पढ़ाई कर रहे हो, इतना पढ़ाई करने के बाद अगर आपको सही जॉब नहीं मिलता, पढ़ने का इच्छा करेगा? उससे अच्छा है लड़की लोग शादी कर लो, लड़का लोग कोई चाय की दुकान में या गैरेज में लग जाओ, है ना। हमारे देश में आज भी बहुत सारे लोग कॉलेज में तो घुसता है, बट जैसे ही उनको कॉलेज में घुसने के बाद लगता है कि आगे का दुनिया धुआं धुआं है, तो वो कॉलेज का पढ़ने का इच्छा ही उसका खत्म हो जाता है। आज भी इवन जब प्राइवेट एजुकेशन सिस्टम डेवलप हुआ, लाइक प्राइवेट इंजीनियरिंग, प्राइवेट एमबीए, प्राइवेट बहुत सारे कोर्सेज वगैरह लॉन्च हुआ ना सर, तो तब लोगों को लगा कि अच्छा यहाँ पर कांच का बिल्डिंग में कुछ हो रहा है, तो हम एमबीए करेंगे, हम इंजीनियरिंग करेंगे तो कुछ स्पेशल होगा। तो ये भी कुछ दिनों का बबल था, ठीक है। मैंने जैसे कि वो जो सिचुएशंस था, कुछ डिमांड सप्लाई एम्प्लॉयमेंट में गैप था, तो 2007-8 से 6-7 से लेके 2015-16-17 तक ये गैप मोटा मोटी था। ये प्राइवेट कॉलेज का कोर्स करके फटाफट एक सबको नौकरी मिल जाना, ठीक है। लेकिन जो सिचुएशंस था, गवर्नमेंट का सिचुएशंस तो अपने तरह, प्राइवेट ने भी अपने सिचुएशंस में जो भी था। आजकल तो और लोग गवर्नमेंट कॉलेज में जाने का ही नहीं जाता, अगर किसी को चांस मिल गया अलग बात है, बट अदरवाइज वो गवर्नमेंट कॉलेज में नॉर्मल जो जनरल डिग्री के लिए नहीं जा रहे, वो प्राइवेट कॉलेज में जाके लाख लाख रुपया खर्चा करके भर्ती हो रहा है, ये सोच के साथ कि मेरे को जॉब मिलेगा। लेकिन प्रॉब्लम है कि देयर इज अ रियल लेवल प्रॉब्लम ऑफ एम्प्लॉयमेंट इशू, और कॉलेज लेवल में भी, कि ओरिजिनल कॉलेज का हालत बहुत कम है। मैंने प्राइवेट कॉलेज तो बना लिया सर, बट प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स कॉलेज के पास नहीं है। मैंने वो लोग आपको ऐसा कुछ सिखा नहीं रहा है जिसमें आप सच में कुछ कर पाओ। आपसे पैसा जो ले रहा है वो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर का कॉस्ट ले रहा है, कोर्स के नाम पे डब्बा दे रहा है। आपसे 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख ऐसा बहुत खर्चा तो ले रहे हैं, बट जितना ले रहे हैं उसका मैंने पिंदा सा भी नहीं दे रहा है। तो ये गैप हो रहा है। अब ये क्यों हो रहा है, इसका रीजन पॉलिटिकल है, मैं उस पर बात नहीं करूंगा, ये पब्लिक को समझना चाहिए, ठीक है। तो पॉइंट इज, ये एम्प्लॉयमेंट का इशू एक बहुत बड़ा इशू है, और ये आज हमारे देश में भी जितना है, वर्ल्ड वाइड भी ये प्रॉब्लम उतना ही है। ऐसा ना समझे कि सिर्फ ये प्रॉब्लम सिर्फ भारत में ही है। और जब ये डिप्रेशन प्रॉब्लम हुआ था तब भी हुआ था, और भारत में तो हमेशा छोटा मोटा डिप्रेशन चलता ही रहता है। पॉपुलेशन का माने माने बार्डन भी बहुत हाई है हमारे कंट्रीज में। इंटरेस्ट माने सूद का मैटर्स, माने सस्ता रेट में बैंक जो लोन प्रोवाइड करेगा, तो ये ऑलवेज सस्ता रेट में लोन देना भी कोई सोल्यूशंस नहीं है, और महंगा करना भी कोई सोल्यूशंस नहीं है। तो कब महंगा करना है और कब सस्ता करना है, माने आप बैंक में जाओगे आपको इजी लोन मिलता है कि महंगा लोन मिलता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि सस्ता लोन बांटो और लोगों पे भर भर के पैसा दे दो, लेकिन उस पैसे को यूज करने का अगर जगह का कोई सिचुएशंस नहीं है, तो वो पैसा देना भी बेकार होता है, ठीक है। उसमें ज्यादा लोगों के हाथ में पैसा आ जाने से इन्फ्लेशन क्रिएट हो जाते हैं।
ठीक है, ये भी एक मैक्रो इकोनॉमिक्स का इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इन्फ्लेशन एंड मनी मैनेजमेंट। ठीक है, तो एक मनी का चैप्टर्स भी आएंगे, मैं उसमें इन्फ्लेशन और मनी के बारे में भर भर के चर्चा करूंगा। लेकिन आप इतना समझो कि ये जो जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी है, इसमें इकोनॉमी का जो 3 मुद्दा है, एक एम्प्लॉयमेंट का मुद्दा, आप भारत के हो, आपको बहुत आसानी से इस बात का पता लगेगा कि एम्प्लॉयमेंट हमारे देश के लिए कितना बड़ा मुद्दा है। ठीक है, इवन इलेक्शंस का भी सबसे बड़ा मुद्दा वही होता है। आजकल बीजेपी अच्छा काम तो कर रहे हैं एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल में, लेकिन एक ही मुद्दा बार बार उठाया जाता है कि भाई सब तो ठीक है पर जॉब कहाँ है। ठीक है, तो कांग्रेस तो हमारे देश को 55 साल चलाया, उसने ऐसे ही क्या उखाड़ लिया जॉब क्रिएट करके। 75-76 साल देश आजाद हुआ है, उसमें से 50 से 55 साल पूरा का पूरा कांग्रेस का सरकार था। तो तुमने क्या किया? अब बीजेपी अब कर रहा है 10-15 साल, ओवरऑल मोटा मोटी चल रहा है इसका। अब ये 10-15 साल में जॉब अभी तक क्या क्रिएट किया है, क्वेश्चन है। फिर कांग्रेस भी बीजेपी को बोलते हैं कि आपने क्या जॉब बनाया। ठीक है, तो ये जॉब का इशू चलता रहेगा, चलता रहेगा, लेकिन क्या इसका कोई तोड़ नहीं है सर? और पहले से बहुत अच्छा हो भी रहा है, न्यू टाइप ऑफ जॉब क्रिएट हो रहा है, इकोनॉमी चल रहा है। बट हाँ, जिस स्पीड से चलना चाहिए या जिस रफ्तार से चलना चाहिए वो थोड़ा स्लो है, बिकॉज एजुकेशन लेवल पे, ग्राउंड लेवल में अभी भी बहुत इशू बना हुआ है। ठीक है, तो वो सब मुद्दे पे भी बात नहीं करेंगे, कंट्रोवर्सी हो जाएगा। लेकिन आपको मैं बस इतना बता रहा हूँ कि पॉलिसी का एक जड़ है जो ये थ्योरी से आपको समझ में आ जाएगा। इंटरेस्ट का एक मैटर भी है और मनी का भी मैटर है, ये सारा खेल के बारे में इन्होंने इस पर्टिकुलर किताब में लिखा था। और ये थ्योरी दुनिया ने इतना, मैंने उनके लिए इतना, मैं बोला ना, चरणामृत की तरह काम किया, भाई कुछ तो मिला है। अब इसको देख देख के हम लोग कोशिश करेंगे कुछ सुधार करेंगे इकोनॉमिक्स, मैंने देश में। ठीक है, वास्तव में कुछ सुधार करेंगे। The general theory of employment, interest and money was more than a treatise. ठीक है, treatise for economists. It offered clear policy implications कि कैसे देश को पॉलिसी अपनाना चाहिए, and they were in tune with the times of the Great Depressions. Keynes introduced many of the building blocks of modern macroeconomics, जैसे कि उन्होंने relation of consumptions to income and the multiplier, माने इनकम और कंजम्पशंस के बारे में उन्होंने बताया। कंजम्पशंस माने जो हम लोग कंज्यूम करते हैं, माने भोग करते हैं। अरे जो भी करते हैं कंज्यूम करने के लिए तो करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, दिन का हर एक चीज कंजम्पशन ही तो है। दिल की खुशी, ब्रेन की खुशी, और पेट की खुशी, टंग की खुशी, हाँ, स्वाद, खाना अगर मुंह पे अच्छा ना लगा तो नहीं खाते हैं, क्या है ये, थूक देते हैं, नहीं खाते। कंजम्पशन, समझे? रिलेशन ऑफ कंजम्पशन टू इनकम, इनकम के साथ कंजम्पशन का बहुत बड़ा रिलेशन। अगर तुम्हारा इनकम नहीं होगा तो तुम कंज्यूम नहीं कर सकते, और फिर उसको मल्टीप्लाई भी नहीं कर सकते। मैंने कंजम्पशन को धीरे धीरे क्या करना है, ग्रो करना है, बढ़ाना है, तो मल्टीप्लाई कैसे? तो इनकम के साथ कंजम्पशन का एक बहुत जोर का कनेक्शन है। इनकम और वेल्थ, ये दो के साथ मतलब नेशनल वेल्थ और नेशनल इनकम, ये दोनों एक ही में आता है। जैसे हाँ हाँ, नेशनल इनकम, नेशनल वेल्थ एक ही साथ आता है। जैसे हम इनकम का बात कर रहे हैं, तू इनकम करेगा तो तेरा प्रॉफिट जनरेट होगा, और उसी प्रॉफिट से ही तू वेल्थ क्रिएट करेगा ना। तू रोज का रेगुलर इनकम करेगा तभी जाके तो तू धीरे धीरे संपत्ति बनाएगा। इनकम जो रेवेन्यू इनकम फ्लो है, ठीक है, तेरा रेवेन्यू फ्लो अच्छा रहेगा तो तेरा वेल्थ भी एक दिन बन जाएगा। डायरेक्टली वेल्थ कभी नहीं बन पाता, वो धीरे धीरे ही रेवेन्यू से वेल्थ बनता है। बंदा पहले कुछ नहीं करता था, कोई काम नहीं था, फिर धीरे धीरे उसको जॉब मिला, फिर वो धीरे धीरे थोड़ा सेविंग्स किया, यही सब चीजें बताएंगे सर। इनकम किया, फिर उसमें से कुछ कंज्यूम किया, कुछ सेविंग्स किया, फिर उसी सेविंग्स जितना बढ़ता जाएगा फिर उसी में से वो कुछ ना कुछ एसेट बनाएगा, फिर उसको यूज करके फिर उसका इनकम मल्टीप्लाई होगा, उसका कंजम्पशन भी मल्टीप्लाई होगा, उसका सेविंग्स भी मल्टीप्लाई होगा, तब जाके वेल्थ क्रिएट होगा। ऑब्वियसली इनकम से ही वेल्थ कनेक्टेड है। ठीक है, तो नेशनल वेल्थ इज फुल्ली कनेक्टेड विद नेशनल इनकम। ठीक है, जैसे देश इनकम करेगा तभी ना देश बाहर से कुछ खरीद के ला पाएगा। और देश का इंसान का भी तो वही बात है, तुम अगर इनकम करेगा तभी तो कुछ कंज्यूम करेगा और तभी तो कुछ सेव करेगा। आगे सारा जवाब है, सारा जवाब है, रुक जा। तो रिलेशन ऑफ कंजम्पशन, एक्चुअली ये सब रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्विंग पॉइंट बताते हैं, सारे पॉइंट्स तुम देखो ना, हर एक क्लास में सब रियल लाइफ चीजें हैं और एकदम सोल्यूशन देते हैं। हर दर्द का दवा है। किसका दवा है? दर्द का दवा। हमारे जो जो मुख्यमंत्री लोग एकदम मूर्ख की तरह बात करते हैं ना, उनको बुलाओ, मैं पढ़ा देता हूँ।
कि क्या क्या मैटर में सोचना चाहिए आपको। फालतू उड़ा के बात करने से नहीं होगा। चाय का दुकान खोल देंगे, ये खोल देंगे, वो खोल देंगे, सब खोलो, लेकिन बात करने के टाइम पे थोड़ा एजुकेशन लेके बात करो, सुविधा होगी। सही लोग जानबूझ के वैसे ही बात करते हैं, लोग एजुकेशन बहुत ज्यादा है, जो जानबूझ के उस तरीके से बात नहीं नहीं, कुछ लोग तो एकदम बेकार है, कुछ लोग तो एकदम बेकार है, कुछ लोग सच में अच्छे हैं। एडुकेशन का मतलब डिग्री नहीं है, ज्ञान। मैं डिग्री को नहीं देखता। डिग्री क्या करेंगे? डिग्री है, तुम उसका कोई सोल्यूशन नहीं दे पाते हो तो क्या करेंगे डिग्री का? लेकिन तुम्हारे अंदर नॉलेज होगा तो तुम एक्चुअल में उसका सोल्यूशन निकाल पाओ। चाय के दुकान का बस इसलिए बोला कि चाय, आई एम नॉट अगेंस्ट द चाय की दुकान, बट चाय या चॉप का दुकान, बट प्रॉब्लम ये है कि चाय और चॉप से तुम कितना सोल्यूशन कर सकते हो? ब्रॉडर पिक्चर दिखाओ ना। ब्रॉडर पिक्चर चाहिए कि नहीं चाहिए? चलो देखते हैं। The relation of consumptions to income and the multiplier, which explain how shocks to aggregate demand can be amplified and lead to larger shifts in output. माने कितना डिमांड है सोसाइटी में, जिसके ऊपर डिपेंड करके ज्यादा आउटपुट बन सकता है। डिमांड रहेगा तो प्रोडक्शन होगा, अगर डिमांड नहीं है तो प्रोडक्शन में भी नहीं होगा। लिक्विडिटी प्रेफरेंस, द टर्म केन्स गेव द डिमांड फॉर मनी। पैसा का डिमांड कहां से आता है? लिक्विडिटी प्रेफरेंस माने पैसा, पैसा को लिक्विड बोलते हैं, माने वन ऑफ द मोस्ट लिक्विड एसेट इज मनी। ठीक है, तो मनी का प्रेफरेंस कैसे आएगा, माने कहां से, माने क्यों हम पैसा क्यों कमाना चाहते हैं? तीन, एक्चुअली मनी का तीन कारण होता है, मैं मनी चैप्टर में डिटेल से मैं जाऊंगा उसमें। एक है, थोड़ा बोल देता हूँ, मनी कमाने का तीन पर्पस है। एक, कंज्यूम करना, माने कुछ ना कुछ खाना पीना करना है। ठीक है। दूसरा, इमरजेंसी पर्पस में, सेफ्टी सिक्योरिटी। ठीक है। और तीसरा जो बचा, इन्वेस्टमेंट, जैसे मेडिकल पर्पस एंड ऑल। एंड तीसरा जो बच गया उसमें इन्वेस्टमेंट, सट्टाबाजी, जो भी करना है। तीन पर्पस है बेसिकली मनी का। अब इसका डिटेल्स बातचीत मनी चैप्टर में करेंगे। तो ये भी उन्होंने बात किया, और उसी के ऊपर इंटरेस्ट रेट एंड डिमांड भी डिपेंड करते हैं। तो अगर आप ये बात समझोगे तो मनी चैप्टर में आपको काफी इजी फील होगा। The importance of expectations in affecting consumptions and investment and the idea that shift in expectations and major factor behind shifts to demand and output. चलो बताते हैं एक एक करके। एक मॉडल समझेंगे ना, तीन मॉडल है, 2 सेक्टर, 3 सेक्टर, 4 सेक्टर। एक मॉडल के बारे में बात करेंगे ना तो बाकी मॉडल भी समझ में आ जाएगा, बस उसमें जोड़ेगा दो तीन चीजें और क्या। तो पहले मैं एक काम करता हूँ, बेसिक मॉडल पे ही बात करता हूँ क्योंकि थोड़ा ट्रिकी है। ठीक है, अगर डायरेक्टली मैं 4 सेक्टर्स के ऊपर बेस करके बताने चालू करूँ ना तो थोड़ा मैंने मुश्किल फील हो सकता है। तो मैं 2 सेक्टर्स पे ही आपको समझाने का कोशिश कर रहा हूँ, और आगे जाके आप 3 4 को भी पढ़ोगे ना, आप बिल्कुल समझ जाओगे। तो जैसे हम लोग जानते हैं ऑलरेडी, ये बात बहुत बार कर चुके हैं कि 2 सेक्टर्स मॉडल में क्या होता है। एक हाउस होल्ड होते हैं और एक फार्म होते हैं। इसमें सरकार नहीं है, ऐसे इकोनॉमी जिसमें गवर्नमेंट अभी बना नहीं है, मैंने सोसाइटी अभी भी बहुत ही प्रिमिटिव मॉडल में चल रहा है। ट्राइबल इकोनॉमी आज भी ऐसे सिस्टम पे बहुत जगह में चलते हैं जिसका कोई गवर्नमेंट नहीं है। ठीक है, लोकल सरदार लोग बाद बाद में आते हैं, होता है नहीं, गांव का मुखिया, ऐसे नहीं होते। ठीक है, पुराने जमाने में ऐसे ही तो चलता था। तो बाद में वो मुखिया कॉन्सेप्ट आया कि नहीं भाई, कोई किसी का बात नहीं मान रहा है, एक मुखिया बनाते हैं, नहीं तो प्रॉब्लम का सॉल्व नहीं हो रहा है, कोई कुछ भी कर रहा है, जिसका जो मर्जी कर रहा है। ठीक है, एक मुखिया होना चाहिए। तो मुखिया से ही तो बाद में ये चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, राजा कॉन्सेप्ट सब डेवलप हुआ है। ठीक है, लेकिन हम लोग अभी इस मैटर में बात करें जिसमें कोई मुखिया कॉन्सेप्ट पे कुछ नहीं है। ठीक है, इवन मुखिया की तरफ से कुछ सर्विस भी नहीं है। मुखिया इन द सेंस मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री एक्सेट्रा, ये जस्ट टोटली हाउस होल्ड एंड फार्म। तो हाउस होल्ड क्या करते हैं? फार्म को फैक्टर इनपुट देते हैं। क्या क्या इनपुट में, इनपुट के नाम पे क्या देते हैं? लैंड प्रोवाइड करते हैं, लेबर प्रोवाइड करते हैं, बोलो, कैपिटल प्रोवाइड करते हैं। नहीं नहीं सर, तो बात सुन। हाउस होल्ड को फार्म क्या देते हैं, सॉरी, फार्म हाउस होल्ड से क्या लेते हैं, या हाउस होल्ड फार्म को क्या क्या सर्विस देते हैं? फैक्टर इनपुट्स, माने क्या इनपुट देते हैं, फिर उसके बदले में क्या आउटपुट निकल के आते हैं। हाउस होल्ड से ही जमीन मिलता है फार्म को। आज भी जब कोई कंपनी बिजनेस करने के लिए, फैक्ट्री बनाने के लिए सोचते हैं, उनको कहीं ना कहीं सरकार से ही तो बोलना पड़ता है कि भाई हमें जमीन चाहिए थी, फिर सरकार पब्लिक से बात करके तो जमीन देते हैं। जब टाटा जब कोलकाता में आया था, सिंगूर पुल की एक जगह है हुगली डिस्ट्रिक्ट में, वहां पर फैक्ट्री बनाने के लिए तो पब्लिक, प्राइवेट लोगों के पास ही तो फैक्ट्री का जमीन होता है ना, तो वो जमीन लेके फिर जाके उनको दिया जाएगा, है ना। और थोड़ा बहुत कुछ जमीन आज भी है जंगल साइड में या थोड़ा रफ एरिया में जहां पर सरकारी जमीनें हैं, जहां पर लोग नहीं रहते। ठीक है, वो जमीन भी सरकार दे सकते हैं अगर इंडस्ट्रियलिस्ट लेने के लिए राजी हो तो।
सरकार बोलने से ही तो कोई कर नहीं देगा। मेरा इच्छा है, मेरा मेरा बिजनेस किस जमीन पे चलेगा वो तो मेरे को ही डिसाइड करना है। तो अगर सरकारी जमीन है तो सरकार दे सकता है, जिस जिस जमीन का कोई पर्सनल हकदार नहीं है। लेकिन अदरवाइज तो सारा जमीन किसी ना किसी हाउस होल्ड का ही होता है। और डेवलप कंट्रीज में तो ऑब्वियसली पर्सनल, अगर अमेरिका यूरोप देखो तो कैपिटलिस्ट कंट्री है, उसमें तो सारा चीज किसी ना किसी प्राइवेट प्रॉपर्टी का ही होता है ना। समझ में आ रहा है? तो हाउस होल्ड से ही लैंड निकलते हैं, लेबर उसी घर से ही निकल के काम पे जाएगा, कैपिटल हाउस होल्ड का ही, सेविंग्स का पैसा बैंक के थ्रू से फार्म को मिलता है। फार्म कहाँ से पैसा लेके आएगा? फार्म का अपना पैसा कहाँ से होगा? इसी किसी ना किसी हाउस होल्डर ही निकलते हैं, बैंक में जाते हैं, पैसा जमा करते हैं, और किसी ना किसी हाउस होल्ड से ही तो कोई ना कोई फैक्ट्री का मालिक भी बनता है। और एंटरप्रेन्योर, वही तो मैं बोला, एंटरप्रेन्योर भी फार्म का ही, माने घर का ही कोई बंदा बना। लेकिन हाउस होल्ड सारे के सारे चीज फार्म को दिया, बदले में फार्म क्या देता है? लैंड वेजेस देता है, लेबर के बदले वेजेस, लैंड के बदले रेंट, कैपिटल के बदले इंटरेस्ट, एंटरप्रेन्योरशिप के बदले प्रॉफिट। ये क्या हो गया? फैक्टर आउटपुट, फैक्टर आउटपुट, ठीक है। फिर फार्म क्या किया? काम क्या करेगा? गुड्स एंड सर्विस डेवलप करेगा। फिर वो गुड्स एंड सर्विस कौन खरीदेगा? हाउस होल्ड खरीदेगा। और हाउस होल्ड इसके लिए जो भी पेमेंट करेगा फिर से फार्म को, है ना। तो इस तरह से पूरा इकोनॉमी का सर्कुलर फ्लो चलता रहेगा। और ये जितना डेवलप बनेगा उतना इकोनॉमी स्ट्रांग बनता जाएगा। फिर बीच में गवर्नमेंट और फॉरेन इकोनॉमी को टपका देंगे, कोई इशू नहीं है, ठीक है। लेकिन मेन कॉन्सेप्ट तो ऐसे इसी में है ना, दिस इज द बेस, है ना। बेस स्ट्रांग तो फिर सरकार भी स्ट्रांग बन जाएगा। अगर किसी कंट्री का बेस ही स्ट्रांग नहीं है तो फिर सरकार का और फॉरेन कंट्री के साथ रिलेशन कैसे डेवलप होगा? कंट्री का बेस सही होना जरूरी होता है, घर सही होना जरूरी होता है। सरकार सही बाद में समाज से बन जाएगा। हमारा सरकार कैसा हो? जैसे देश का प्रजा हो। प्रजा बदमाश तो सरकार कभी अच्छा हो ही नहीं सकता। इसलिए मिनिस्टर लोगों को गाली देने के लिए खुद को गाली देने का हैबिट बनाओ। उनको डैश बोलने से पहले खुद को डैश बोलो, समझे? इसलिए ये समझा करो। हम लोग उल्टा सोचते हैं, हमको लगता है सरकार गलत कर रहा है। सरकार गलत नहीं कर रहा है, गलत हम हैं। हम गलत हैं तो गलत लोगों को चूज करते हैं, गलत नेता चूज करते हैं, ठीक है। इसलिए बोलते हैं जैसा प्रजा वैसा राजा, जैसा राजा वैसा प्रजा नहीं हो सकता। राजा खराब हो सकते हैं, प्रजा अच्छा हो सकते हैं, लेकिन प्रजा अच्छा हो और राजा खराब हो ही नहीं सकता, डेमोक्रेसी में एटलीस्ट। यही तो डेमोक्रेसी का खूबी है। बट हम लोग डेमोक्रेसी का सही इस्तेमाल कहाँ कर पा रहे हैं? क्यों? क्योंकि समाज अभी भी मूर्ख है। चलो आगे देखो। तो यहाँ पर जो खर्चा हाउस होल्ड करते हैं इसे कहते हैं फैक्टर पेमेंट्स, ठीक है। फैक्टर पेमेंट्स मैंने बेसिकली जो फार्म हाउस होल्ड को पे करते हैं, दीज आर कॉल्ड फैक्टर पेमेंट्स। जो फैक्टर पेमेंट्स है वही हाउस होल्ड का इनकम है। हेलो, कॉन्सेप्ट क्लियर रखो, आगे का हर खेल क्लियर हो जाएगा। इकोनॉमिक्स कोई जूजू नहीं है, एकदम रियल लाइफ कनेक्शन है। जो कंपनी या फार्म पेमेंट करते हैं वही हाउस होल्ड का इनकम होता है ना। तो फैक्टर पेमेंट इक्वल्स टू हाउस होल्ड इनकम इक्वल्स टू हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर इक्वल्स टू टोटल रिसिप्ट ऑफ द फार्म, है ना, इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ आउटपुट। यस और नो? इक्वेशन मैच कर रहा है नहीं? फार्म ने जितना आउटपुट किया उसी का तो पेमेंट किया। एक प्रोडक्ट, मानो तुम एक मैगी बना रहे हो, तुम क्या हो? मानो नेस्ले कंपनी, तुम एक नूडल्स कंपनी चलाते हो, मानो नेस्ले का मालिक हो। चलो, बचपन से मैगी ठूस ठूस के खाया है, मैं तो आज भी खाता हूँ कभी कभी। अब नेस्ले का मानो मालिक हो, तो नेस्ले का मालिक मैगी बना रहा है, तो एक मैगी का दाम अगर 15 टका है, पैकेट, स्टैंडर्ड पैकेट, तो उस 15 टका के अंदर लेबर का वेजेस, जमीन का रेंट, बैंक से लिया हुआ लोन का सूद और अपना प्रॉफिट, सब कुछ 15 के अंदर है कि नहीं है? अब तुम 1 लाख पैकेट बनाओ या 1 करोड़ पैकेट बनाओ, इंटू कर दो ना। तो जितना आपका वैल्यू ऑफ आउटपुट है वही आपका टोटल रिसिप्ट है, वही हाउस होल्ड का एक्सपेंडिचर्स भी है, वही हाउस होल्ड का इनकम भी है, वही फैक्टर पेमेंट्स भी है। इस बात में कोई गड़बड़ नहीं है। टोटल मैचिंग प्रिंसिपल्स, ये तो होना ही था। नहीं लग रहा है आपको?
ये तो होना ही था। अगर ये बात समझ में आया तो आगे का भी जो ट्रिकीनेस है वो भी समझ में आ जाएगा। देख, देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ एग्रीगेट डिमांड फंक्शन। क्या बोलते हैं? एग्रीगेट डिमांड फंक्शन। एग्रीगेट माने टोटल होता है, डिमांड माने हम लोग जो मांगते हैं सोसाइटी में जो भी जरूरी चीजें होते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स में डिमांड एक पूरा चैप्टर्स होते हैं। तो एग्रीगेट डिमांड इज व्हाट इकोनॉमिस्ट कॉल टोटल प्लान्ड एक्सपेंडिचर्स। माने प्लान करके जो टोटल खर्चा किया जाता है। खर्चा क्यों किया जा रहा है? क्योंकि डिमांड है। अगर खर्चा किया जा रहा है लेकिन डिमांड नहीं है तो बर्बाद हो जाएगा। घर में इनवाइट कर किए हो ना कभी किसी को, तो जितना लोग बुला रहे हो उतना ही नॉर्मली खाना बनाते हो। ज्यादा बना लिया तो बेकार हो जाएगा, कम बना लिया तो कम हो जाएगा। तो इक्विलिब्रियम उसी को बोलते हैं। उतना बनाओ जितना लोग आ रहे हैं। जो जितना सुंदर से इस मैटर को मैनेज कर लेगा उसका इकोनॉमी ऑलवेज चलता रहेगा। ज्यादा भी नहीं चाहिए, कम भी नहीं चाहिए। इसको ये इसी को बोलते हैं मैनेजमेंट। ज्यादा नमक भी खाने में अच्छा नहीं लगता, कम नमक भी अच्छा नहीं लगता, जितना जरूरी उतना। इसलिए इसलिए जो लोग, हाँ वेरी गुड स्वाद अनुसार। कभी नहीं बोलते कितना नमक देना है ना? बाकी सब बोलते हैं कि इतना 500 ग्राम ले लीजिए, उतना वो लीजिए। नमक के केस में बोलते हैं स्वाद अनुसार। नहीं बोलते 10 ग्राम नमक बिकॉज नमक इज टोटली इक्विलिब्रियम। जैसा नीड है वैसा। खतरनाक बात है सर। समझ रहे हो ना सर? एकदम समझना जरूरी है। सो एग्रीगेट डिमांड इज व्हाट इकोनॉमिस्ट कॉल टोटल प्लान्ड एक्सपेंडिचर इन ए सिंपल टू सेक्टर इकोनॉमी। द एक्स एंटे एग्रीगेट डिमांड। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्स एंटे? लिख के रखो। एक्स एंटे का मतलब होता है, एक्स एंटे का मतलब होता है कि फोरकास्टेड। क्या होता है? फोरकास्टेड। इकोनॉमिक्स कभी भी एग्जैक्ट नहीं बता सकता, ऑलवेज फोरकास्ट ही कर सकता है। शादी में लोगों को बुलाया, ठीक है, मानो कि 500 लोगों को खिलाना है, ठीक है। 500 लोग ही आएगा इसका कोई गारंटी दे सकते हो? 400 भी आ सकता है, 550 भी आ सकता है ना? हम लोग तो ऐसे ही पापा के इनविटेशंस में दोस्त लोग चले जाते थे, ठीक है। कभी कभी तो ऐसे भी हुआ कि साइड से निकल रहे हैं, किसी का शादी का या कुछ प्रोग्राम चल रहा है, भीड़ बना के घुस गए, ठीक है। एक जन का इनविटेशन से 4 लोग खा के आ गए, ठीक है। ये बचपन में किया है, बाद में तो कभी नहीं किया। दोस्त लोगों के चक्कर में पड़ गए। फिर हम्म, गए, पकड़ा तो नहीं गए ना? चलो, नहीं तो बर्तन बजा दो नहीं तो बोलता बर्तन धो के दो। ठीक है। एक सेंटे मैंने क्या हो गया? फोरकास्टेड एग्रीगेट डिमांड फॉर फाइनल गुड्स एंड एग्रीगेट एक्सपेंडिचर कंसिस्ट ऑफ ओनली टू कंपोनेंट्स। एक सेंटी एग्रीगेट डिमांड मैंने फोरकास्टेड डिमांड फॉर कंज्यूमर गुड्स, इसको सी से डिनोट किया गया। एंड एक सेंटी एग्रीगेट डिमांड फॉर इन्वेस्टमेंट गुड्स, इसे आई से डिनोट किया गया। तो एग्रीगेट डिमांड इक्वल्स टू जो कंज्यूमर गुड्स होगा और जो इन्वेस्टमेंट गुड्स होगा, ठीक है। जो कंज्यूमर गुड्स होगा माने जिसको हम लोग डायरेक्ट कंज्यूम कर लेंगे, और इन्वेस्टमेंट गुड्स माने लाइक मशीनरीज, कैपिटल गुड्स एटसेट्रा, ठीक है। तो सी प्लस आई, ये दोनों चीज में एग्रीगेट डिमांड एक सोसाइटी को या इकोनॉमी को हो सकता है। ऑफ द टू कंपोनेंट्स कंजम्पशन एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द हाईएस्ट प्रोपोर्शन ऑफ द जीडीपी। हमारे देश का टोटल जीडीपी का सबसे ज्यादा प्रोपोर्शन, नॉट जस्ट इन आवर कंट्री, इन एवरी कंट्री, टोटल जो टोटल एक्सपेंडिचर्स होते हैं उसका मैक्सिमम सिर्फ कंजम्पशन में ही चला जाता है। खाते पीते ही सब खत्म हो जाएगा। In a simple economy, the variable I is assumed to be determined exogenously and constant in the short run. माने ये जो इन्वेस्टमेंट गुड्स है ये शॉर्ट रन में कांस्टेंट रहेगा। माने शॉर्ट रन में इसमें हम ज्यादा चेंजेस नहीं कर सकते। शॉर्ट रन इन द सेंस अगला 5 साल की इकोनॉमी में तुम इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा नहीं कर सकते। लंबा रन में धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट गुड्स में जैसे रोड बनेगा, फैक्ट्री बनेगा, समय लगता है यार। आज बोलने से, सरकार बदलने से कल जॉब हो जाएगा, हम लोग ऐसे सोचते हैं। ये सरकार बदल दिए हैं, अभी एकदम जहां जहां से प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री चलने लगेगा वहां वहां एकदम जॉब क्रिएट हो जाएगा। मजा आ गया क्या? हाँ, पेट में भूख लगने से ना किचन में जाके खाना बनाना पड़ता है, तब जाके खाना मिलता है।
और नहीं तो पॉकेट में पैसा होना होना चाहिए, तब जाके जोमेटो स्विगी से हो सकता है। मेहनत करने से ही वो भूख मिटता है। ऐसा नहीं कि बस मुख्यमंत्री चूज कर लिया, प्रधानमंत्री चूज कर लिया और एकदम बैठे बैठे खाना मिल गया। पब्लिक कितना बने पागल है। वोट दिया कि नहीं, एकदम अभी अभी जॉब दो, अभी पैसा दो, ये क्या है? समझे कि नहीं? पॉलिटिशियंस लोग भी बोका बनाने का ठेका ले लिया। सरकार के पास पैसा है भर भर के, लेकिन उस पैसे को अगर कैपिटल गुड्स में डाल देगा ना, फिर उसका रिजल्ट आते आते, मैंने तुम पेड़ लगाएगा फिर उसका फल पाते पाते 5-10 साल। अब 5-10 साल फल पाने के लिए कोई वेट नहीं करना चाहता। फिर सरकार, मैंने जो भी पॉलिटिकल पार्टी है वो भी समझ गया कि मूर्ख जनता से अगर इलेक्शन जीतना है तो एक काम कर कि पेड़ का दाम मान के, पेड़ में इन्वेस्ट करने के लिए तेरे को 1 करोड़ चाहिए, ठीक है? मान के सरकार के पास 1 करोड़ क्या 5 करोड़ है, वो चाहे तो बहुत कुछ कर सकता है। लेकिन पब्लिक को सहनशीलता नहीं है कि वो 5 करोड़ का पेड़ लगेगा, फिर उसमें से 10-20 करोड़ का फल मिलेगा, फिर उस फल को सब कोई मिल बांट के खाएंगे, मजे में रहेंगे। ये सहनशीलता पब्लिक में नहीं है। पब्लिक को क्या चाहिए जानता है? वो 1 करोड़ में से 1 लाख निकालेगा सरकार, क्या 1 लाख, ठीक है? तुमको बोलेगा कि तुम हमें वोट देंगे तो हर किसी के अकाउंट में 1,000, 5,000, 10,000 करके जाएगा। फिर वो 10,000, 1,000 के चक्कर में तुमको वोट देगा। तुमको लॉन्ग रन का पेड़ लगा के फल खाने का किसी का कोई इच्छा नहीं है। सरकार भी समझ गई। बोला ना, हमारा राजा कैसा हो, जैसा हमारा प्रजा हो। लकीर भंडार, ठीक है? जो 500 देगा, 1,000 देगा, उसको जाके वोट दे देगा। दीक्षे तो हस्बैंड के चाहले तो दाय ना, पति को मांगने से नहीं मिलता है, ममता दीदी दे रहे हैं। आई एम नॉट अगेंस्ट दिस, बट अब रूट कॉज को समझो। थोड़ा बहुत देने में कुछ खराब नहीं है, बट सरकार आपको आपके हिसाब से ही आपको चला रहा है। वो दे बहुत सकता है, मैं आपको क्या बोला, उसके पास 5-10 करोड़ है मानो, और कंट्री के हिसाब से तो बहुत है, लेकिन वो तुमको एक 5-10 लाख में खुश कर दे रहा है, लॉलीपॉप पकड़ा के खुश कर रहा है। तुमको डेयरी मिल्क खिला सकते हैं, सिल्क खिला सकते हैं, और भी अगर महंगा चॉकलेट तो बताओ, उसको भी बता दूंगा, मुझे इतना पता नहीं होता है क्या है। बोल। फॉरेवर, फॉरेन फॉरेन चॉकलेट्स, ठीक है? मानो वो खिला सकता है, लेकिन तुमको लॉलीपॉप से ही खुश रहना, ठीक है? इक्लेयर्स खाओ। तो ये कॉन्सेप्ट है। तो शॉर्ट रन में नॉर्मली सिंपल इकोनॉमी में ये इन्वेस्टमेंट वाला कॉन्सेप्ट कांस्टेंट रहता है। तो assume to be determined exogenously and constant in the short run. Therefore, short run aggregate demand function can be written as AD equals to C plus I. When aggregate demand equals to consumption expenditure plus investment expenditures. ठीक है? ये फॉर्मूला बना। आगे का देख। अब कंजम्पशन फंक्शंस, अच्छा यहाँ पर एक आई पे बार लगा दिया। बार बने जब इन्वेस्टमेंट कांस्टेंट हो जाए तो उस पे बार लगा दिया जाता है। माथा पे बार नॉर्मली कांस्टेंट करने के लिए यूज करते हैं हम लोग, माइक्रो में भी पढ़ते हैं, और ये एक एक्चुअली मैथमेटिकल यूज है। नाउ कंजम्पशन फंक्शंस क्या है? Consumption function express the function relationship between aggregate consumption expenditure and aggregate disposable income. हम लोग रिसेंटली नेशनल इनकम के डिस्पोजेबल इनकम पढ़ चुके हैं सर। डिस्पोजेबल इनकम माने हम लोग जो इनकम करते हैं उस इनकम से टैक्स वगैरह सरकार को देने के बाद हमारे पास जो पैसा बचता है उसे डिस्पोजेबल इनकम कहते हैं। ऑलरेडी हम लोग रिसेंटली नेशनल इनकम पे कर चुके हैं। तो कहता है कि कंजम्पशन फंक्शन एक्सप्रेस द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन एग्रीगेट कंजम्पशन माने टोटल जितना हम कंजम्पशन करते हैं एंड एग्रीगेट डिस्पोजेबल इनकम माने सरकार का टैक्स देने के बाद मेरे पास टोटल जितना इनकम बचता है। इसको अगर मैथमेटिकली लिखा जाए तो कुछ ऐसे देखने में होता है, C इक्वल्स टू फंक्शंस ऑफ y, C इक्वल्स टू फंक्शंस ऑफ y। ये मैथ्स में एक चैप्टर होता है ना, फंक्शंस, लिमिट, कंटिन्यूटी, शायद मैम कराते भी होंगे, ठीक है? तो अब मैं आपको यहाँ पर मैथ्स तो नहीं कराऊंगा, बस उसका एप्लीकेशंस बताऊंगा कि फंक्शंस ऑफ y, जब मैथ्स आपको मैथ्स कराते हैं ना तो उसमें मैम उतना एप्लीकेशंस पे बात नहीं करते, आपको ज्यादा एनालिटिकल ऐसे होते हैं, ऐसे होते हैं, ऐसे बताते हैं। बट इकोनॉमिक्स पढ़ो, जितना भी सीए लेवल में, सीएमए लेवल में मैथ स्टैट्स पढ़ाया जाता है उसका एप्लीकेशन तुमको कहाँ मिलेगा? इको में, अकाउंट्स में, कॉस्टिंग में, टैक्सेशंस में, ठीक है? तो आपको एप्लीकेशन ढूंढना है तो इधर आना पड़ेगा, और वो जो आप करते हो वो बस आपका
एनालिटिकल एबिलिटी को बढ़ाने का एक तरीका है। ठीक है ऋतिक साहब, अब धीरे धीरे समझ में आएगा आपको। ठीक है, ये सब्जेक्ट्स, कॉमर्स एक ऐसा एरिया है जहां पर सब्जेक्ट आप चूज नहीं कर सकते। इवन बीकॉम भी करने जाओगे ना तो आपको सब्जेक्ट चूज करना मिलता है क्या? लेकिन जो लोग ह्यूमैनिटीज पढ़ते हैं या साइंस पढ़ते हैं वो चूज करता है कि हमें कौन से सब्जेक्ट में ऑनर्स करना है। बट कॉमर्स में ना सब्जेक्ट सेट है। हाँ? आप कुछ कनेक्शन को क्या ऑफर नॉट करते हैं। अच्छा देखो इस चीज से
ঠিক আছে, এসছে। हेलो। हाँ ठीक है, चलेगा। ये ऑनलाइन में आवाज आ रहा है क्या, देख तो। रोशन, पवना। यस सर। ठीक है सर, कुछ नेटवर्क का फ्लक्चुएशन चल रहा है। रिकॉर्डिंग चल रहा है। ऋषिता 2-3 दिन ছিল তো আর। कहाँ चला गया ये लोग। चलो, परवेज। क्या है। लेफ्ट T60। 9 left T60, 9 left T6D। ये आवाज पाচ্ছে সবাই। हेलो, साउंड आ रहा है ना मेरा। यस सर। चलो सर, स्क्रीन शेयर है कि नहीं थोड़ा बता दो। यस सर। ओके सर। अच्छा, सो कंजम्पशन इक्वल्स टू फंक्शंस ऑफ वाई। मैंने इसको ऐसे पढ़ो आप कि कंजम्पशन तुम किस पे डिपेंड करते हो। तो कंजम्पशन कहता है कि हम इनकम पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, कंजम्पशन तुम किस पे डिपेंड करते हो। मानो कंजम्पशन कोई बंदा है, इनकम एक बंदा है, तो तुम कंजम्पशन को पूछ रहे हो कि भाई कंजम्पशन तुम किस पे डिपेंड करते हो, तो कंजम्पशन जवाब देता है कि हम इनकम पे डिपेंड करते हैं। तो दिस इज कॉल्ड फंक्शंस ऑफ वाई। वाई का वैल्यू बढ़ेगा तो कंजम्पशन भी बढ़ेगा, वाई का वैल्यू गिरेगा तो कंजम्पशन भी गिरेगा। ठीक है, यही है सिंपल एप्लीकेशन। सो व्हेन इनकम इज लो, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑफ हाउसहोल्ड विल एक्सीड देयर डिस्पोजेबल इनकम। अगर इनकम लो है तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑफ हाउसहोल्ड क्या हो जाएगा, विल एक्सीड देयर डिस्पोजेबल इनकम। ठीक है, एंड हाउसहोल्ड डिससेव, तो क्या होगा इसमें, हाउसहोल्ड का सेविंग डिस सेविंग्स में बदल जाएगा। डिस सेविंग्स माने सेविंग नहीं कर पाएंगे, और जो इकोनॉमी सेविंग्स नहीं कर पाएगा वो इन्वेस्टमेंट भी नहीं कर पाएगा। ठीक है, बैंक में भी पैसा नहीं रख सकता, पोस्ट ऑफिस में भी नहीं रख सकता, स्टॉक मार्केट म्यूचुअल फंड तो दूर की बात है ना। सो कंट्री का डेवलपमेंट क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। अच्छा, क्या हमारा देश का लोग स्टॉक मार्केट म्यूचुअल फंड में पैसा रख पा रहे हैं। हाँ पा रहे हैं सर, ऑब्वियसली। हाँ, काफी लोग स्टॉक मार्केट में आए हैं पहले से। पहले तो हम लोग सोच भी नहीं सकते थे, आजकल आम आदमी सोच पा रहे हैं, काफी सोच पा रहे हैं। तो भारत कोई अंडर डेवलप कंट्री थोड़ी रहा है, ये भी एक डेवलपिंग कंट्रीज है और काफी सुपर डुपर स्पीड में है। बाकी दुनिया के और कंट्रीज के साथ कंपेयर किया जाए तो इंडिया का स्पीड वन ऑफ द बेस्ट माना जाता है। हाँ, स्टॉक मार्केट तो, और ही स्टॉक मार्केट नहीं तो और क्या, ये सेविंग्स का पैसा सबसे सेफ प्लेस क्या है, बैंक में रख लो या पोस्ट ऑफिस में रख लो या सरकारी बॉन्ड वगैरह में रख लो। अगर इनके अलावा अगर तुम कुछ और इनकम करना चाहते हो तो उसके लिए तुमको थोड़ा रिस्क लेना पड़ेगा। रिस्क कब ले सकते हैं, जब आपके पास सेविंग्स ज्यादा, जितना ज्यादा सेविंग्स उतना ज्यादा रिस्क। करेंटली सेविंग्स है, इसलिए मैक्सिमम लोग आज भी पैसा बैंक में रखने से, पोस्ट ऑफिस में रखने से ही शांति में सोते हैं। लेकिन जैसे जैसे यूथ का इनकम बढ़ रहा है, अब बहुत लोग बोलते हैं ना कहाँ इनकम कहाँ है, तो फिर स्टॉक मार्केट में पैसा कौन डाल रहा है, ट्रेडिंग करने के लिए स्टॉक मार्केट में कौन आ रहा है फिर, ये अगर इनकम नहीं है तो ये सब चाय के दुकान में पुराने सोच विचार वाले लोग अपना झगड़ा करे, हमारे सामने करेगा तो मैं तो डेटा के साथ बात कर लूँ। कहाँ है नौकरी, कहाँ है, कुछ लोग अभी भी पुराने विचार के साथ बैठे हुए हैं, ये कुछ नहीं हो रहा है। अरे क्या हो रहा है वो आपको बताता हूँ, आप दिखाते हैं आपको कि कितना पैसा आज से 10 साल पहले स्टॉक मार्केट में आता था और कितना पैसा 10 साल बाद स्टॉक मार्केट में आ रहा है। ग्रोथ देखो, सरकार खुद पागल हो रहे हैं, सरकार नहीं चाहती कि इतना पैसा स्टॉक मार्केट में आए, क्योंकि स्टॉक मार्केट में कमाने के लिए स्टेबल नॉलेज चाहिए, और लोग बिना नॉलेज का स्टॉक मार्केट में पैसा फंसा रहे हैं और कुछ पैसा डूब जा रहे हैं। तो सरकार बोल रही है इस तरह से इकोनॉमी खराब हो सकता है, इसलिए सरकार बैम्बू देने का, सेबी के रूप से बैम्बू देने का कोशिश कर रहा है, कि नॉर्मल लोगों को बताने का कोशिश कर रहा है
मत आओ इतना, हर बात बात में स्टॉक मार्केट में मत घुसो। लेकिन क्या है ना, ओपन मार्केट है, गेट नहीं लगा सकते। हाँ, थोड़ा इस रेस्ट्रिक्शन बढ़ाने के लिए थोड़ा अमाउंट को बढ़ा सकते हैं। तो अगर लोगों के पास एक्स्ट्रा पैसा नहीं होता तो लोग क्या आता, खाना पीना करने के बाद जो एक्स्ट्रा होता है उसी पैसे से ना आएंगे। और बैंक का रिटर्न, पोस्ट ऑफिस का रिटर्न से मन नहीं भर रहा है, तभी तो स्टॉक मार्केट म्यूचुअल फंड्स में आ रहे हैं लोग। एसआईपी नहीं कर रहे क्या? एडवर्टाइजमेंट नहीं है क्या टीवी में एसआईपी का? और एसआईपी म्यूचुअल फंड का पैसा कहाँ जाता है? स्टॉक मार्केट में ही तो जाते हैं। तो ये जो आजकल देखने को मिल रहा है, ये हमारे देश का ग्रोथ का एक पहचान है कि देश को ये सब चीजों के बारे में पता चल रहा है। समझे? हम लोग अभी पिछड़े हुए इकोनॉमी के अंदर अभी नहीं है, बट हाँ अभी बहुत दूर जाना है। ये सब सोच रहे मैंने सेविंग्स हो रहा, लेकिन सोसाइटी एट लार्ज नहीं, कुछ पर्टिकुलर एरिया में ही इसका हुआ है, लाइक सिटी वगैरह में ही हुआ है, पूरे भारत में नहीं हुआ है। इसका मतलब स्कोप कितना है समझ में आ रहा है? एक दिन पूरा भारत इसका इस कॉन्सेप्ट के अंदर आ जाएगा जिस दिन ये स्कोप। इसलिए तो स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंशियल फील्ड में ग्रोथ हमेशा हाई बोला जाता है। बैंकिंग एंड फाइनेंस ये फील्ड बहुत ही हाई ग्रोथ फील्ड बोला जाता है। क्यों? बिकॉज ये जो अभी भी जो लोग अभी तक नहीं आए ना, इन तक पहुंचना है। या तो सरकार का पॉलिसी, प्राइवेट बिजनेस, एज वेल एज जो हवा है वो जाएगा ही जाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि देयर इज ए फुल स्कोप। समझे कुछ? जा रहे माध्यम में गांव गांव तक बात पहुंचना चाहिए, और वो पहुंचेगा। और वो पहुंचने, सिर्फ पहुंचने से नहीं होगा, सिचुएशंस पे ऐसा देना पड़ेगा, यानी इनकम ऐसा होना पड़ेगा, कंजम्पशंस करने के बाद भी थोड़ा सेविंग्स होगा, और उसमें वो लोग भी आ जाएंगे मार्केट में। ऐसे ऑलरेडी गांव में मैं कुछ लोगों को देखता हूँ कि ये सब आप स्टॉक्स जीरोधा वगैरह में अकाउंट खोल के बैठे हैं, पर क्या है ना, उतना डिस्पोजेबल इनकम नहीं है, तो उतना ज्यादा रिस्क नहीं ले पाते। शहर में है तो लोग ले रहे हैं। हमारे देश में गांव और शहर के इनकम में काफी डिफरेंस है। शहर का इनकम कम से कम 2 से 3 गुना ज्यादा है। यहाँ पर एक नॉर्मल लोग क्लास 10 पास करके भी 15 से 20 हजार कमा सकते हैं जनरली। वही बंदा अगर गांव में होगा ना तो वो 5-7 हजार से ज्यादा नहीं कमा सकता। एक शहर का बंदा 25-30 हजार आराम से कमा लेगा, लेकिन गांव में 25-30 हजार कमाना पॉसिबल नहीं है। तो इससे में मैं एक चीज देखा कि गांव और शहर के बीच में जो डिफरेंस है वो कम से कम 3 टाइम्स ज्यादा कमाते हैं शहर के लोग। ये मैंने अपने नॉर्मल एक्सपीरियंस में देखा, सरकारी डेटा का भी जरूरत नहीं है। कॉमन सेंस भी है, सिर्फ common sense। वही मैं बोल रहा हूँ कि आप थोड़ा ऑब्जर्वेशन रखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो इसका मतलब गांव का लोगों का इनकम क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। एटलीस्ट वो लोग भी 25-30 हजार जोन में आ जाए, उतना दिन में शहर का लोग 50-60 हजार में चला जाएगा। तो यही तो डेवलप इकोनॉमी का एक कॉन्सेप्ट है। शहर का लोगों का इनकम, सिटी का इनकम एवरेज में 50-60 हजार होना चाहिए, 50,000-60,000 पर मंथ। और गांव का लोगों का इनकम एटलीस्ट 25 to 30 में पहुंचना चाहिए एवरेज में। किसमें? एवरेज में। तो आप समझ सकते हो कि इंडिया एक ठीक ठाक कंट्री बन गया। आपका आदमी जब एक्सपोर्ट से जुड़ेगा डायरेक्ट, तभी तो सर वो हाँ ऑब्वियसली एक्सपोर्ट से जुड़ेगा। सित्रा समझो कि वो लोग भी स्टॉक मार्केट का ऐप खोल के बैठा हुआ है, मनी कंट्रोल इकोनॉमिक टाइम्स खोल के बैठा है, आप समझ लेना कि बात बदल गया है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। सोल्यूशन बहुत है, बट सोल्यूशंस के लिए क्या क्या चीजें जानना पड़ेगा वो देखो। So when income is low, consumption expenditure of household will exceed the disposable income and household save and they either borrow money। अच्छा, जब आपके पास पैसा ना हो सेविंग्स का, तो आपको क्या करना पड़ेगा? लोन लेना पड़ेगा। लोन लेने से आपको इंटरेस्ट का बर्डन भी आएगा, तो फिर आपका फाइनेंशियल कंडीशंस और वीक हो जाएगा, है ना? तो आइदर बोरो मनी और ड्रॉ फ्रॉम देयर पास्ट सेविंग्स, तोड़ तोड़ के परचेज कंजम्पशन गुड्स, माने जो भी आपको चाहिए उसको परचेज करने के लिए। तो इफ द डिस्पोजेबल इनकम इंक्रीजेस, डिस्पोजेबल इनकम माने इनकम टैक्स देने के बाद भी जो पैसा आपका बचा हुआ है, कंज्यूमर्स विल इंक्रीज देयर प्लान्ड एक्सपेंडिचर्स एंड करेंट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर आल्सो राइज, बट ओनली बाय लेस देन द इंक्रीज इन इनकम। बट यहाँ पर एक चीज केन्स ने देखा है, इनकम जितना बदलते हैं
पॉइंट टू बी नोटेड सर, इनकम जितना बदलते हैं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर उतना नहीं बदलते। इनकम का स्पीड जितना होता है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का स्पीड उतना नहीं होता है। अगर आपका इनकम का ग्रोथ 20-30% हो रहा है तो आपका कंजम्पशन एक्सपेंडिचर उतना स्पीड में नहीं बढ़ेगा, कम हो जाएगा। मतलब सर वीडियो पर कंप्लीट करता है आगे लोग। सर वही, ये मेंटेलिटी ऑन एन एवरेज पूरा दुनिया का एक ही है। तो इसका भी सर कम है क्या? इसका भी मैक्स है क्या? Yes. मतलब मेंटेलिटी का भी मैक्स है? हाँ, अरे सवाल ये तो कंज्यूमर बिहेवियर है, इसे कंज्यूमर बिहेवियर कहते हैं। ठीक है, ये बिहेवियर ऑलरेडी दुनिया को पता है। एरिया का लोग कैसे हैं, ये एरिया का लोग जियोग्राफी के सर, जियोग्राफी कोई एरिया का जियोग्राफी है, हाँ हाँ डिसाइड होता है जरूर मेंटेलिटी डिसाइड होता है, लेकिन तुमको एक देखो, इकोनॉमिक्स तो हर जियोग्राफी के हिसाब से बात नहीं करेगा, वो एक एवरेज पे बात करेगा। ठीक है, देखो आगे पता चल जाएगा। द स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ कंजम्पशन इनकम रिलेशनशिप टर्म द कंजम्पशन फंक्शंस। जैसे कि यहाँ पर एक फंक्शंस दिया है C इक्वल्स टू A प्लस BY, ये एक मैथमेटिकल फंक्शन है जिसको यहाँ पर अप्लाई किया जाए। अब तुम मुझे ये मत पूछना सर A प्लस BY कहाँ से आए, आप इतना समझो कि ये एक मैथमेटिकल इक्वेशन है जिसको इकोनॉमिक्स में अप्लाई करना है। ठीक है, हम बस इसके एप्लीकेशंस पे बात करेंगे। बेसिकली कंजम्पशन इक्वल्स टू क्या बोला गया, A प्लस BY। अब A क्या है, B क्या है, Y क्या है, C तो पता ही है क्या है। ठीक है, फिर यहाँ पर एक फॉर्मूला भी दिया है एमपीसी इक्वल्स टू, एमपीसी माने मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ठीक है, उसका फॉर्मूला डेल्टा सी बाई डेल्टा वाई, माने कितना इनकम के परिवर्तन पे कंजम्पशन पे कितना परिवर्तन आता है, जिसे बी से भी डिनोट किया गया है। कितना इनकम बदलने पे कितना कंजम्पशन बदलते हैं, इस चीज को मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कहते हैं। इसे बी से भी डिनोट किया गया। मैं भी बताता हूं कि यहाँ पर ये जो बी है ये क्या है। हाँ, चेंज इन कंजम्पशंस डिवाइडेड बाय चेंज इन वाई को बी से डिनोट किया गया। समझाता हूँ, रुक जा। एग्रीगेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जिसमें y इक्वल्स टू टोटल डिस्पोजेबल इनकम। y का मतलब क्या बोला है, टोटल डिस्पोजेबल इनकम, माने जो बचा हुआ पैसा है। एक एक कांस्टेंट है, कैसा कांस्टेंट, पॉजिटिव कांस्टेंट। क्या है, पॉजिटिव कांस्टेंट। क्यों पॉजिटिव, 2 मिनट रुक जा, आता हूं, इस पॉजिटिव का भी कॉन्सेप्ट बताता हूं। पॉजिटिव वैल्यू ऑफ कंजम्पशन एट जीरो लेवल ऑफ डिस्पोजेबल इनकम। अच्छा चल 2 मिनट क्यों, अभी बता देते हैं। ए का कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा है कि तुम्हारा इनकम हो ना हो, कुछ ना कुछ कंजम्पशन तुम करोगे। जैसे आप लोगों का ही मैं बात कर लेता हूँ, आप लोग स्टूडेंट हो, इनकम करते हो जनरली, नहीं। पापा के घर पे खाते हो, अरे हम भी खा के बड़े, सबको खाने हक है हमारा। ठीक है, हमारा सबका हक है। तो जब लेकिन हम कमाते नहीं है, खाते तो हैं, तो खाना कंजम्पशन नहीं है, पहनना कंजम्पशन नहीं है, तो वो ए क्या हो गया, इनकम नहीं है फिर भी कंजम्पशन है, तो वैल्यू ऑफ कंजम्पशन एट जीरो लेवल ऑफ डिस्पोजेबल इनकम। वैल्यू ऑफ कंजम्पशन एट जीरो लेवल ऑफ डिस्पोजेबल इनकम। हमारे पास डिस्पोजेबल इनकम कुछ नहीं है लेकिन फिर भी कंज्यूम भर भर के करते हैं, तो उस चीज को ए से डिनोट किया गया। क्योंकि सोसाइटी में ऐसे एक बहुत बड़ा नीड होते हैं कि इनकम नहीं करते हैं बट खर्चा भर भर के करते हैं, या तो माँ बाप के पैसे से या फिर सरकार ही उनका खर्चा चलाते हैं। जैसे हमारे देश के गरीब लोग बहुत हैं, तो उस गरीब लोगों के लिए सरकार उसका खर्चा चलाते हैं, इसे सब्सिडाइज्ड इकोनॉमी बोलते हैं। पर ये मतलब ऐसे सोच सकते हैं ये फिक्स्ड एक खर्चा है हमारा, फिक्स कंजम्पशन। हाँ, फिक्स कंजम्पशन है, करना ही पड़ेगा। जैसे देश के जो लोग पिछड़ा हुआ है, ठीक है, इनको मोदी सरकार क्या दे रहा है, उज्ज्वला योजना से थ्रू से गैस दे रहा है, चूल्हा दे रहा है। उस चूल्हा का ओरिजिनल मार्केट प्राइस है 500 से 700 टका। ठीक है, लेकिन सरकार उनको या तो 100 या 200 रुपए में दे रहे हैं, 500 टका सब्सिडी दे रहे हैं। तो ये 500 टका का कंजम्पशन वो फैमिली तो कर रहे हैं, लेकिन वो 500 टका वो इनकम कर रहे हैं क्या। ठीक है, ऐसे कोई भी योजना में सरकार अगर उनको खर्चा दे रहे हैं लेकिन वो उसका भूख बने भर भर के कर रहे हैं लेकिन इनकम नहीं कर रहे हैं, तो वो देश के इकोनॉमी में पॉजिटिव कॉन्स्टेंट का काम कर रहा है। ठीक जैसे आप घर पे कुछ करते नहीं हो लेकिन खाते भर भर के हो, ठूस ठूस के खाया करो। तो ये बेसिक हमारे हमारे लिए रोज का हमको ये चाहिए। चाहिए ही चाहिए, तुम कुछ करो ना करो ये तो होगा ही होगा।
ठीक है। सो वैल्यू ऑफ कंजम्पशन, जीरो लेवल ऑफ डिस्पोजेबल इनकम एंड पैरामीटर बी, ये जो है ये बी बेसिकली मैथमेटिक्स में एक स्लोप का काम कर रहा है। स्लोप माने डेल्टा सी बाई डेल्टा वाई, माने एक गैप को दर्शाते हैं, माने कितना इनकम चेंज पे कितना कंजम्पशन बदलेगा। तो बदल में हमेशा एक स्लोप होता है ना, कि माने कोई चीज अगर ऐसा ही है तो फिर बदल कैसे पता चलेगा। माने बदलाव पता करने के लिए तुमको स्लोप बनाना पड़ेगा ना। जैसे सीढ़ी, सीढ़ी क्या होता है, सीढ़ी स्लोप में होते हैं ना। तो अगर वो धीरे धीरे तुम उठ रहे हो तो वो ऑटोमेटिकली तुमको स्लोप नजर आ जाएगा। लेकिन अगर तुम एक ही जगह में हो तो चेंज कैसे नजर आएगा। तो किसी भी चीज को स्लोप बनता है तो स्लोप को डिनोट बी से किया जा रहा है, चेंज को बताने के लिए। पहाड़ और समान जमीन में क्या फर्क है। पहाड़ में स्लोप होते हैं और वो स्लोप काफी एक्साइटिंग होते हैं। समान जमीन में वो एक्साइटमेंट नहीं है, कहीं पर भी जाओ एक ही जैसा दिखता है। सही ना। पहाड़ पसंद है, सबको पसंद होता है। बस जिसको ऊंचाई से डर नहीं लगता उनको छोड़ के पहाड़ सबको पसंद होता है। क्यों। वो जो ऊंचाई होता है ना वो देखने लायक होता है। और वो चेंजेस एक्चुअली हमारे आंखों में, सबके आंखों में एक काफी माने अट्रैक्शन देते हैं कि भाई हमें वो चेंज पसंद है। इंसान एक्चुअली लाइफ में चेंज चाहते हैं ऑलवेज। हर दिन नया हो, हर दिन चेंज हो, हर दिन कुछ नया बात हो। ये ह्यूमन का एक बेसिक नेचर है। सर एक और यूनिक बात है जैसे कि अभी हम लोग दस जन है ना, 10 जन को अगर हम लोग ड्राइंग करने दिया जाए तो हम लोग पहाड़ और बस यही ड्रॉ करें। बेसिक, हाँ, पहाड़, नदी, झरना, सूरज, अगर कुछ नहीं आता है तो कम से कम यही ड्रॉ करेगा। भले ही देखिए ना, भले ही देखे ना। इसका मतलब इंसान का एक बेसिक नेचर है, वो प्रकृति पसंद करते हैं और उसके प्रकृति में पहाड़ जरूर होते हैं जनरली। तो जब ये स्लोप समझ गए ना, वो चेंजिंग फैक्टर्स को स्लोप से डिनोट किया जा रहा है। तो यहाँ पर स्लोप को किससे डिनोट किया गया, बी से। सी इक्वल्स टू एफ ऑफ वाई, मैं पहले ही बोला था आपको। बी का जो स्लोप है ये एक 45 डिग्री एंगल से यूज किया गया है। ठीक है, एवरेज 45 क्यों, क्योंकि 90 डिग्री तो 90 डिग्री माने पूरा स्ट्रेट हो जाएगा और एकदम नीचे आ जाएगा तो फ्लैट हो जाएगा। तो किसी भी चीज का एवरेज करना है तो 45 डिग्री एंगल में ना, 45 में क्या हो जाता है, एवरेज हो जाता है। बस इतना सा। तो सर ये जो है आपका स्लोप है ये एक के ऊपर क्यों है, मतलब बता दें, सब बता दें। ये ए और कुछ नहीं सर, वो पॉजिटिव, वो पर्टिकुलर पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है ना, जिसके कारण आप इनकम करो ना करो इतना कंजम्पशन तो आपको करना ही है। ठीक है। ये उस जगह को दर्शाता है कि आपका इनकम हो ना हो। जैसे आपका इधर इनकम नहीं है, इनकम मानो इधर से बढ़ना चालू हुआ है। ठीक है। और इधर से भी आपका कंजम्पशन भी बढ़ना साइड बाय साइड चालू हुआ है। ठीक है। इनकम बढ़ रहा है, कंजम्पशन बढ़ रहा है, इनकम बढ़ रहा है, कंजम्पशन बढ़ रहा है। लेकिन नीचे आपका इनकम नहीं है, ये जो जोन है ये इनकम नहीं है, लेकिन कंजम्पशन तो है भर भर के। नो इनकम बट कंजम्पशन। ठीक है। बस यही चीज है। और क्या है इस ग्राफ के अंदर, समझ में आ जाए तो ग्राफ कुछ नहीं है। और माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग बहुत ग्राफ करे हैं। So consumption function shows the level of consumptions corresponding to each level of disposable income and is expressed through a linear consumption function. Linear माने straight line में जो होते हैं उसे linear कहते हैं, as shown by C equals to f of y. The Keynesian assumption is that, Keynesian माने Keynes, Keynesian assumption is that consumption increase with increase in disposable income, but that the increase in consumption will be less than the increase in disposable income. माने जितना मेरा इनकम बदलते हैं इतना मेरा कंजम्पशन नहीं बदलते हैं। अब इसको एक मैथमेटिकल इक्वेशंस में इन्होंने रखा कि मेरा इनकम जितना बदलते हैं उतना मेरा कंजम्पशन नहीं बदलते हैं, कम बदलते हैं। इसको मैथमेटिकली उन्होंने बी लेस देन 1 बोला। नाउ व्हाट इज दिस बी, बी माने वो पर्टिकुलर चेंज। ठीक है। तो बोलते हैं कि मेरा ये जो बी लेस देन 1 है, मैंने मेरा इनकम बदल रहा है, मेरा इनकम मैंने मेरा सेम इनकम के साथ साथ मेरा कंजम्पशन भी बदल रहे हैं, पर इनकम का स्पीड जितना है कंजम्पशन का स्पीड उससे कम है। तो अगर बी को उस पर्टिकुलर चेंज से डिनोट किया जाए, बोलते हैं बी का वैल्यू 0 से ज्यादा होगा पर 1 से कम होगा। 1 माने टोटल, तो 0 से ज्यादा
पर 1 से कम। दिस इज अ फंडामेंटल रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड कंजम्पशन, प्लेज अ क्रूशियल रोल इन केंशियन थ्योरी ऑफ इनकम डिटरमिनेशन। समझे? अब रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड कंजम्पशन को अगर बताया जाए तो अब यहाँ पर तुमको देखो कुछ कैलकुलेशन आ जाएगा, जैसे कि एपीसी। एपीसी माने एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। नाउ व्हाट इज एपीसी? टोटल कंजम्पशंस बाय टोटल इनकम। इससे पहले हम लोग क्या पढ़ रहे थे? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। वहां पर हम लोग एमपीसी को बताने के लिए डेल्टा सी बाई डेल्टा वाई बोले, इनकम का चेंज के ऊपर डिपेंड करके कंजम्पशंस का चेंज देख रहे थे। अब हम लोग बताने जा रहे हैं एपीसी माने एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। यहां पर हम लोग चेंज इन इनकम नहीं, टोटल इनकम पे कितना कंजम्पशन होते हैं, टोटल इनकम पे टोटल कितना कंजम्पशन होते हैं। सिंपल फॉर्मूला है सी बाई वाई। ठीक है, सी बाई वाई, ये रेशियो टोटल कंजम्पशन टोटल इनकम के अनुपात कितना होता है। अब इसको अगर एक सिंपल मैथ्स में डाला जाए तो आपको एक रिलेशन मिल जाएगा, जैसे कि अगर मेरा इनकम करोड़ में दिया है, देश का इनकम या किसी स्टेट का या किसी पर्टिकुलर कंपनी का, जो समझना है समझ लो। इनकम अगर 0 है, कंजम्पशन अगर 50 करोड़ है, सेविंग्स कुछ नहीं होगा। क्यों? इनकम कुछ नहीं करते पर कंजम्पशन 50 करोड़ का करते हो, तो सेव कहां से करो? इसलिए सेविंग्स क्या दिखाया? -50। दैट मींस दिस इज नॉट सेविंग, दिस इज अ डिस सेविंग्स। ये बेसिकली वो पर्टिकुलर ए है जो पॉजिटिव कांस्टेंट की तरह काम करते हैं। माने आप कमाओ ना कमाओ, खाओगे पहनोगे जरूर, चाहे वो सरकार के पैसे से हो या माँ बाप के पैसे से। याद रखने के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है? या तो सरकार के पैसे से होगा या फिर माँ बाप के पैसे से, ये सिचुएशन तो होगा ही। अब आपका इनकम 100 करोड़ है, कंजम्पशन 125 करोड़ है। कमा तो रहे हो पर कंजम्पशन ज्यादा है, इनकम कम है। काम का लोगों का हालत ऐसा है, कमाता है खर्चा ज्यादा कर लेता है। गरीब क्यों गरीब होता है जानता है? गरीब, मिडिल क्लास और रिच के बीच का एक कंज्यूमर बिहेवियर बता सकता है? गरीब क्यों गरीब है? गरीब जितना कमाता है उससे ज्यादा खर्चा करता है। मिडिल क्लास जितना कमाता है उसके हिसाब से सेविंग्स बहुत ज्यादा करता है, लेकिन इन्वेस्ट नहीं करता। और जो रिच होते हैं वो कमाता भी है, सेविंग्स भी करते हैं, और सेविंग्स से एक बड़ा हिस्सा इन्वेस्टमेंट करके पैसा को मल्टीप्लाई करते हैं। दिस इज द बेसिक कंज्यूमर कैरेक्टरिस्टिक गरीब, मिडिल क्लास एंड रिच के बीच में। तो जिंदगी में कौन गरीब रहेगा, कौन मिडिल क्लास रहेगा और कौन रिच बनेगा? या कोई रिच फैमिली में जन्म के भी गरीब या मिडिल क्लास बन सकते हैं। मैंने ऐसे बहुत लोगों को देखा, रिच से मिडिल क्लास हुआ और मिडिल क्लास से गरीब हुआ। और मैंने ऐसे भी लोगों को देखा जो गरीब से मिडिल क्लास हुआ, मिडिल क्लास से रिच हुआ। तो बेसिकली गरीबी, मिडिल क्लासनेस एंड रिचनेस ये कोई टैग नहीं है, ये एक कैरेक्टर है। बड़े बाप के घर में जन्म लेने से कोई रिच बनेगा इसका कोई गारंटी नहीं है। तुम्हारे लाइफ में तुम किस तरह का बिहेवियर या आपके अंदर किस तरह का कैरेक्टर को आप बनाते हो उस पर डिपेंड करता है कि आप आगे जाके गरीब बनोगे कि रिच बनोगे। ये आप लिख के रख लो। तुम्हारा पापा का बहुत होने से भी तुम रिच रहोगे इसका कोई गारंटी नहीं। पापा अगर आपको भर भर के देके भी जाए ना फिर भी नहीं रख पाओगे। नहीं, पापा तो गाड़ी रखे गया, घर बना के देके गया, बैंक में रखे गया, दिखाते हैं उसमें। अगर रिच होगे तो बढ़ा के दिखाओगे, नहीं तो अदरवाइज क्या होगा? इसको बंगाली में एक बहुत सुंदर सा साधारण सा कहावत है, बोलते हैं कि कलसी जल गड़ाते गड़ाते कतक्षण। कलसी समझते हो? मटका होता है ना मिट्टी का, उसको बंगाली में बोलते हैं कलसी। ठीक है, तो बोलते हैं कलसी का पानी पीते पीते या डालते डालते कितना, एक ना एक दिन खत्म हो ही जाएगा। और थोड़ा बहुत तो इवापोरेट भी होता है। इवापोरेट होता है कि नहीं होता? वैसे पैसा भी कभी कभी बिना कुछ किए भी ऐसे ही कहाँ गया पता नहीं। कुछ करते तो नहीं हो, देख देख के जी रहे हो तब तक। उसका हालत तो गरीब से भी बदतर है, इसका है होके भी कुछ नहीं है। करोड़ों लेके बैठा है माथा के ऊपर लेकिन कुछ कर नहीं। आई होप यू अंडरस्टैंड दी कॉन्सेप्ट, जिसके साथ काफी कनेक्टेड है।
है कि नहीं? तो गरीब बंदे का यही हालत है, और कुछ हालात के मारे, सिचुएशंस के मारे, नॉलेज नहीं है, एजुकेशन नहीं है, जैसे गांव का गरीब लोग आज भी उसको फैसिलिटी नहीं मिला, और कुछ मन का गरीब, मैं यहाँ पर मन का बात कर रहा था, मेंटल का कॉन्सेप्ट। मेंटेलिटीज बहुत कुछ होते हैं, पैसा से गरीब होना मेन मैटर नहीं है, मेंटेलिटी मेन मैटर होता है। आप ये पूरा माँ बाप पे डिपेंड करता है। माँ बाप अगर मेंटली स्ट्रांग है ना, कितना भी गरीब फैमिली में हो, वो अपने बच्चे को इतना मेंटल स्ट्रेंथ देगा, फैमिली कभी गरीब रह नहीं सकता। हालात के हमारे बहुत कुछ हो सकता है, हालात, सिचुएशंस, किस्मत, देयर इज लॉट ऑफ थिंग, मैं उसके बारे में नहीं जा रहा हूँ। लेकिन अगर आप मेंटली हार्ड हो ना, ज्यादा दिन तक आप गरीब नहीं रहो, गारंटी। समझे कुछ? तो गांव का लोग क्या करते हैं, 100 करोड़ अगर कमा रहे हैं तो 125 करोड़ खर्चा कर रहे हैं, तो बाकी पैसा कहाँ से आएगा? लोन लेना पड़ेगा या सरकार के पास मदद मांगना पड़ेगा, समथिंग लाइक दैट। तो यहाँ पर एपीसी कैलकुलेशन कैसे होगा? 125/100 करके 1.25, और एमपीसी क्या बनेगा? ये क्या हो गया? टोटल इनकम, उसके ऊपर टोटल कंजम्पशन। और एमपीसी कैलकुलेशन क्या होता है, कैसे होता है? डेल्टा सी बाई डेल्टा वाई, माने कंजम्पशन पे चेंज कितना, 50 से 125, 75, और 0 से 100 कितना, 100, तो 75/100 0.75। इस तरह से आपको एपीसी का वैल्यू मिल गया, एमपीसी का वैल्यू मिल गया, एग्जाम में पूछते हैं। सर ये 1.2 केपीसी वैल्यू है, ये कहाँ काम आता है? कौन सा? ये 1.25 जो है। बताते हैं, रुक जा। ये 200, ये तो 200, सेविंग्स कितना हो गया? 0। एपीसी कैलकुलेट कर लो, इसका 1, इसका 0.75। इस तरह से तुम हर किसी का सेम तरीके से कैलकुलेट कर लो, तुमको एपीसी का वैल्यू देखो 1.25, 1.92, 0.88, 0.85 करके आ रहा है, और एमपीसी का वैल्यू मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, क्योंकि ये तो टोटल पे बना हुआ है, जब चेंज पे बना हुआ है तो चेंज का रेशियो यहाँ पर सेम था, इसलिए मार्जिनल प्रोपेंसिटी जो है वो 0.75 ही रहा, लेकिन एवरेज वाला जो है वो अप एंड डाउन हो रहा है। तो यहाँ पर कन्वेंशनल केंशियन एमपीसी, कन्वेंशनल जो केंशियन कॉन्सेप्ट है उसमें एमपीसी क्या होता है? एमपीसी इज assumed to have a constant value less than 1 and usually greater than 0.5। अभी हम लोगों ने पढ़ा ना, केन्स ने मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम को 0 से ज्यादा पर 1 से कम मानता है, ठीक है? तो इधर जो 0.75 आया, केन्स का वो वैल्यू मैच कर गया ना। यहाँ पे सर ये क्या हो रहा है, एमपीसी चेंज इन कंजम्पशन, कहाँ? एमपीसी जो है ये वाला 75/100, हाँ 0.5, ये क्या आपका है? वही तो बोला, तुम अपना दिमाग कम चला, मेरा बात सुन। मैं जब बोल रहा हूं तो मेरा तो अपना सोच रहा है, बाद में वो घर पे करना है। जब मैं बता रहा हूं तो मेरे तरफ ध्यान देना चाहिए। अभी तुम लोगों को मैं क्या पढ़ाया कि ये जो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कॉन्सेप्ट है, इसमें केन्स ने क्या बोला, कुछ देर पहले बोला कि बी लेस देन 1 होते हैं, या फिर इसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि बी का वैल्यू जो है वो 0 से ज्यादा होते हैं पर 1 से कम होते हैं, ठीक है? तो हमें यहाँ पर एक डेटा मिला है, जिस डेटा से हमने बस इतना डिसाइड किया कि मेरा इनकम लेवल को मैंने धीरे धीरे बढ़ाया, उसके साथ साथ मैंने कंजम्पशंस को भी धीरे धीरे बढ़ाया। लेकिन केन्स ने एक चीज क्या देखा कि जितना मेरा इनकम बढ़ते हैं उस तरह से मेरा कंजम्पशंस नहीं बढ़ते हैं। तो उसी कॉन्सेप्ट में उसने क्या बोला कि बी का वैल्यू, ठीक है, जो पर्टिकुलर स्लोप का कॉन्सेप्ट है, बी का वैल्यू 0 से ज्यादा होगा पर 1 से कम होगा। तो वही प्रूव कर रहा था वो कि इनकम बढ़ा है, कंजम्पशंस भी बढ़ा है, चेंजेस भी हुआ है, लेकिन अल्टीमेटली 0 से ज्यादा पर 1 से कम नहीं रह गया। वो उस थ्योरी को प्रूव किया कि क्यों 0 से ज्यादा है पर 1 से कम है। 0.75 1 से कम है ना, लेकिन इनकम भी बढ़ा, कंजम्पशंस भी बढ़ा, सब कुछ हुआ, लेकिन फिर भी जो उन्होंने बोला था वो प्रूव उन्होंने किया। यही इसका कॉन्सेप्ट है, ये उसका थ्योरी है। अब इसको चेंज करके देख सकते हो तुम लोग, बट ज्यादातर केस में ऐसा ही होता है। एपीसी इज कैलकुलेटेड एट वेरियस इनकम लेवल्स। आप ये एपीसी को, अब एपीसी का कॉन्सेप्ट क्या है? ये डिफरेंट इनकम लेवल में कैलकुलेट होते हैं। इट इज ऑब्वियस दैट द प्रोपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंट ऑन कंजम्पशन डिक्रीज एज इनकम इंक्रीज। ये तो हम सबको पता है कि प्रोपोर्शन ऑफ
इनकम स्पेंड मैंने जितना हम इनकम करते हैं उसका प्रोपोर्शनल खर्चा कंजम्पशन पे धीरे धीरे डिक्रीज होते हैं, जैसे जैसे इनकम बढ़ेगा प्रोपोर्शनल। मैंने सिंपल बात है, हमारे देश का सबसे रिच पर्सन का नाम बताओ। पर्सन बोला, अंबानी। आप लोग जानते हो मैं बम्बानी यूज करता हूं, बम्बानी मैंने सबसे गरीब, ठीक है। मानो कि देश का सबसे गरीब बंदा 50 रुपीज केजी चावल खाते हैं, एग्जाम्पल दे रहा हूं। अंबानी कितना रुपए का एक्स्ट्रा ज्यादा चावल खा लेगा? चल 500 टका केजी, क्या 5 लाख केजी खाएगा? अंबानी के पास बहुत पैसा है, लाख लाख करोड़ पैसा है उसका। अपने बेटी की शादी में उसने 300 करोड़ खर्चा किया, ठीक है। तो 500 टका पर केजी चावल खाना तो नॉर्मल बात है, एकदम बेकार सा बात है। तो मुझे एक चीज बताओ कि इससे भी महंगा चावल होता है क्या? नहीं होगा, कहां से आएगा? तो कहने का मतलब है कि एक सर्टेन लेवल तक तुम अपना 50 से 60 टका केजी करोगे, 70 करोगे, 100 करोगे, 150 करोगे, बट एक लेवल के बाद कम हो जाएगा। जब किसी का इनकम बढ़ता है वो अपने बेसिक नेसेसिटी कंजम्पशन पे पहले खर्चा बढ़ाते हैं, फिर एक सर्टेन लेवल के बाद कम कर देगा। ये सब नो, मैं आपको एक ये चीज माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ा था कि मानो आप पहले जैसे गांव साइड में मैंने ये सब चीज देखा है, जब गरीब लोग होते हैं ना वो क्या करते हैं, सरसों का तेल लेने जाते हैं। तो एक डिबड़ा होता है, डिबड़ी समझते हो? ठीक है, ऐसे छोटा टाइप का ऐसे होते हैं। कभी कभी तो शैम्पू का डिबला लेके चला जाता है, धो धा के, ठीक है। शैम्पू का जो होता है ना उसको धो धा के पूरा अच्छे से धो लेता है, फिर जाके बोलते हैं शैम्पू के इस डिबला में जितना आएगा इतना तेल भर दो, ठीक है। अब दुकानदार टीन लेते हैं, उसके पास टीना होता है, ठीक है, टीना से ऐसे करके निकालते हैं, फिर उसमें भरते हैं, फिर वो पूरा डिबला जो है उसमें भर के देते हैं। अब जब जब तेल खत्म होते हैं वो ऐसे ही करके जाते हैं, तेल लेके आते हैं और खाना बनाते हैं, ठीक है। जो डेली वेजेस अर्नर होते हैं वो ऐसा आज भी करते हैं, हमारे देश में बहुत लोग हैं, कोई नया बात नहीं। लेकिन जब आपका इनकम बढ़ने लगता है तो आप पहले क्या करोगे, 1 लीटर पे पाउच जाके खरीद के लेके आओगे। अब 1 लीटर पाउच का तेल लेके मानो आपका 10 दिन निकला, अब आपको 10 दिन बाद छोड़ छोड़ के आपका वाइफ आपको बोलते हैं कि क्या रोज रोज तेल खत्म हो जाते हैं, तो आपका इनकम बढ़ गया। आप क्या करते हो भाई, 1 लीटर से बात नहीं बनेगा, एकदम सीधा 5 लीटर का तेल लाके बीवी को थमा देते हो, इसको यूज करो। अब इनकम बढ़ेगा तब ना 5 लीटर। अच्छा चलो आपका इनकम थोड़ा और बढ़ गया, आप एक काम किए कि 5 लीटर का 2 डबला लेके आए, लेकिन इससे ज्यादा थोड़ी लाओगे आप, समझे? मैंने मानो आपका इनकम करोड़ों में छू गया, तो क्या आप 1000 लीटर तेल लाके बीवी को दोगे? तेल का पूरा एकदम बैरल लेके दे दोगे क्या? फैक्ट्री बना के दे दोगे क्या? नहीं ना। बस यही तो कॉन्सेप्ट है, एक सर्टेन लेवल तक हम लोग अपना कंजम्पशन को बढ़ाएंगे, फिर उसके बाद नहीं बढ़ाएंगे। इसीलिए तो केन्स ने ये चीज देखा और उस चीज को अपना मैथमेटिकल अप्रोच में शो किया। बात समझो, कोई बाहर का बात नहीं है, कोई एलियन बात भी नहीं कर रहे, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। ज्यादा गहरा जाने में थोड़ी ना गहरा पहुंच पाओ, जितना जाना है उतना जाओ। हम लोगों को लगता है कि ज्यादा बने गहरा सोचने में ज्यादा कुछ हो जाएगा, कुछ नहीं, सब कुछ सिंपल ही होता है। हम लोग जबरदस्ती इसको कॉम्प्लेक्स बना देते हैं। ज्यादा सोचने से गड़बड़ हो जाएगा सर, कीप इट सिंपल। जैसे हम लोग, जैसे मैं इंजीनियर नहीं हूँ, मुझे एरोप्लेन कैसे बनता है नहीं पता, ठीक है। अब मैं मन ही मन में सोचने बैठ गया एरोप्लेन बनाएंगे, लेकिन उसके लिए जो एलिजिबल नॉलेज है उसके लिए पहले मेहनत करना होगा। अगर तुम वो एलिजिबल नॉलेज ले लेते हो ना तो एरोप्लेन तुम भी बना सकते हो, लेकिन उसके लिए वो प्रॉपर सोर्स ऑफ नॉलेज होना चाहिए, वो ले लो, फिर देखो तुम प्लेन कैसे उड़ा सकते हो, बना भी सकते हो। कुछ भी असंभव नहीं है दुनिया में। आज बैठे हुए इकोनॉमिक्स का ज्ञान बांट रहे हैं, ठीक है। एक जमाना था यही इकोनॉमिक्स जब कॉलेज में एमबीए में सीए में पढ़ता था ना, प्रोफेसर लोग ऐसे पढ़ाता था, ऐसे कान के ऊपर से माथा के नीचे से, भाई क्या चल क्या रहा है, कहाँ क्या करेंगे इसका। आज डायलॉग दे रहे हैं क्योंकि समझते हैं इसलिए दे पा रहे हैं, नहीं तो डायलॉग बाजी नहीं करते।
डायलॉग तभी दे सकते हैं ना जब आप उस चीज को एंजॉय करके समझ सकते हो, अदरवाइज उसमें डायलॉग नहीं बन सकता। ठीक है, ऐसा ही एरोप्लेन भी बना लोगे एक दिन, देखना एक दिन नाम पे हम अपनी डाक टिकट जारी होगी। देखे हो मूवी? देख लेना सर, मिथुन चक्रवर्ती और आयुष्मान खुराना का, बहुत अच्छा मूवी है। मूवी का नाम भूल गया। मूवी का नाम है भारत का पहला एरोप्लेन। अच्छा वो तलवाड़े। हाँ, तलपड़े, महाराष्ट्र का, जिसके पास एक्चुअल में था डिजाइन, बट राइट ब्रदर्स एक्चुअली ब्रिटिश ने उनको बेच दिया। बहुत कुछ किया है, ठीक है। महाराष्ट्र में ब्रिटिश ने उसको दबा दिया था, उड़ाया था बॉम्बे में एरोप्लेन, सीरियसली। वो भी ब्रिटिश का जो हेडक्वार्टर था उसके ऊपर से। बोला एक इंडियन बंदा ऐसा काम करेगा? सारा चीज जला दिया था, सब किताब वगैरह सब जला दिया था, हमारे सारा चीज जला दिया था। हाँ, पुष्पक विमान, ठीक है। लेकिन बहुत सारे, नालंदा क्यों जला दिया गया था, या जो भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है सब क्यों लेके चला गया था? क्योंकि नॉलेजेबल सोर्स रहेगा तुम्हारे पास, तुम बना दोगे, बन जाओगे, फिर तो वो तुमको कॉलोनी कैसे बनाएगा? वही तो सर आर्कियोलॉजिकल तो इसीलिए तो नहीं है नहीं। समझा? इसीलिए कभी हो जाएगा अपना ही सब कॉन्सेप्ट आ जाएगा सब पीछे कर देंगे ऐसा। कोई नहीं चाहता है कि हम बने, कोई दूसरा कंट्री बढ़े। इंडियन खेल ऐसा है। इसलिए अपना कहानी खुद बनाओ, कोशिश करो। अच्छा, अच्छा ये क्लियर हुआ? तो ये क्या था, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। अच्छा, अब यहाँ पर आते हैं सर। APC is calculated various income levels. It is obvious that the proportion of income spent on consumption decreases, income increase. What happens to the rest of the income that is not spent on consumptions? If it is not spent, अगर आपने एक्स्ट्रा इनकम किया पर अगर आपने खर्चा नहीं किया तो वो कहाँ चला जाएगा? इट मस्ट बी सेव्ड। खर्चा नहीं किया तो और कहाँ जाएगा? सेव्ड, बिकॉज इनकम इज आइदर स्पेंट और सेव्ड। इनकम को क्या किया जाता है, या तो खर्चा किया जाता है या तो सेव किया जाता है। देयर आर नो अदर यूज टू व्हिच इट कैन बी पुट। Thus, just as consumption, savings is a function of disposable income. तो savings का फॉर्मूला क्या आता है? Functions of y. If c equals to f of y, तो a equals to also f of y. The relationship between income, consumption and savings क्या होते हैं? Saving is also functions of disposable income. Saving function shows the function and relationship between national income. That means disposable income in two sectors model and savings. तो savings equals to क्या बन गया? f of y. इनकम बढ़ेगा तो सेविंग्स भी बढ़ेगा। सिंपल एग्जांपल से समझ सकते हो। जिस जिस कंट्री का डिस्पोजेबल इनकम 0 है, उसका कंजम्पशन अगर 20 करोड़ है, माने कमाते नहीं है, सिर्फ खाते हैं, तो सेविंग्स क्या होगा? नेगेटिव। अब इसी कंजम्पशंस को, अब कंजम्पशंस तो तुम्हारा बढ़ता रहता है, ठीक है, और तो फिर ऑटोमेटिकली तुम्हारा लोन का बर्डन वगैरह बढ़ जाएगा, तुम और गरीब बनते जाओगे। डिस्पोजेबल 60, कंजम्पशन 70। -20 है यहाँ पे 0 होना चाहिए ये कर्जा है। हाँ, ये कर्जा है। सेविंग्स नेगेटिव है, इसका मतलब है कि एक तरह का तुम उधारी कर रहे हो, समझे? अब माँ बाप को तो उधार नहीं देना पड़ता, ठीक है, क्योंकि माँ बाप रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हैं, लेकिन एक तरह से ये भी तो सोशल दायित्व होते हैं। क्या समझे? अच्छा चलो, माँ बाप का बात छोड़ दिए, समाज के हिसाब से अगर देखो, जिस देश सरकार, अगर तुमको, जो तुम गरीब थे, अगर सरकार ने तुमको देखा है, सरकार माने कौन, मोदी या ममता? कोई नहीं सर, सरकार माने देश, और जिसको तुमने अपना प्रतिनिधि बनाया, ठीक है। तो अगर देश तुम्हारे प्रॉब्लम के टाइम पे देश का पैसा तुम्हारे काम पे आया है, तो जब तुम कुछ कर लिए तो तुम देश को वापस नहीं करोगे? नहीं समझा बात? तुमने देश के, जब तुम्हारा हालत खराब था, जैसे आज जो गरीब लोगों को सरकार की तरफ से सब्सिडाइज्ड पैसा मिलता है, योजना योजना मिलता है या समथिंग मिलता है, उनको पता होना चाहिए अंदर ही अंदर से कि ये किसी और का पैसा हमें दिया जा रहा है, हमारा नहीं है। तो जब आपका औकात बन जाएगा तो तुम्हें वो लायबिलिटी चुकाना पड़ेगा, और वो मेंटेलिटी होना चाहिए।
नहीं, कुछ लोग क्या है ना, बात को समझते नहीं है, उनको लगता है ऐसे ही मिल जाता है। ऐसे ही तो दुनिया में कुछ भी नहीं होता यार। ये लक्की का भंडार भी नहीं होता और उज्ज्वला योजना भी नहीं होता। तो वो जो पैसा दूसरे का है ना, सब इनकम जो करते हैं, जो टैक्स भरते हैं, उनका पैसा जाते हैं उनके पास। तो उनको भी अंदर ही अंदर में रियलाइज करना चाहिए कि ये किसी और का पैसा हमारे पास आया है। आज हम कुछ नहीं है तो सरकार की तरफ से हमें एक हेल्प मिला है, इसमें बाकी पब्लिक का भी सहयोगिता है। तो हमें कुछ करना चाहिए, और जब हम कुछ बन जाएंगे तो हम सरकार को टैक्स भरेंगे। क्या? नहीं, इतना बेसिक सा एथिक्स तो होना ही चाहिए। अब लोगों के अंदर है नहीं, वो अलग बात है। उनको लगता है सब तो एवी एवी होता है, हम वोट देते हैं इसलिए मिलते हैं। भाई तू वोट देता है बोल के नहीं मिलता तेरे को। कुछ लोग कमा के टैक्स देता है बोल के तेरे को मिलता है। क्या गलत बोला क्या? सोचिएगा। डिस्पोजेबल 60 का, कंजम्पशन 70 का, सेविंग्स अभी भी नेगेटिव में है। 120 120, जितना कमा रहे हो उतना खा ले रहे हो, ना कुछ बचा ना कुछ गया। ठीक है। 180 170, 10 बचा। एक 240 220, 20 करोड़ बचा। जिस कंट्री के पास जितना सेविंग्स, वो कंट्री उतना ज्यादा एंजॉय करेगा, माने डेवलप, फाइनेंशियल डेवलपमेंट कर सकता है। फॉरेन रिजर्व, कुछ भी बोल सकते हो, फॉरेन रिजर्व बोल सकते हो। रिजर्व बढ़ेगा, मैंने सेविंग्स के कारण ही रिजर्व बढ़ता है तो ऑब्वियसली। ये जो गवर्नमेंट ये प्रोवाइड करता है 500 रुपया 1000 रुपया, ये पैसा कहाँ से आता है? सर हमारा टैक्स का पैसा है। वो मतलब कैसे ये स्टोर होता है, कैसे मतलब कैसे ये जैसे फॉरेन रिजर्व से उसको कन्वर्ट नहीं 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 नहीं, फॉरेन रिजर्व नहीं। करता है आपको? हम लोग जो सरकार के घर में टैक्स जमा करते हैं ना, उस टैक्स के पैसे को सरकार बजट में डिसाइड करते हैं। ट्रेजरी से आता हाँ, ट्रेजरी से आते हैं, बजट में डिसाइड करते हैं कि इतना पैसा इसी सेगमेंट में सेक्टर वाइज है। दिखाए नहीं थे जीडीपी के स्टार्टिंग में बजट दिखा के कि हमारा जीडीपी का पैसा कहाँ कहाँ खर्चा होता है। डिफेंस में 4 लाख करोड़, एडुकेशन में 1.5 लाख करोड़, हेल्थ में 50 नहीं दिखा है, इसी तरह से। है, वो जैसे ऐसा है, स्टोर ट्रेजरी में होगा और कहाँ होगा। क्या हो गया? ठंडा लग गया? कुछ तो चल ही नहीं रहा है, तबीयत खराब हो रहा है। नहीं, मेरा भी क्लास हो गया। चलिए ये ग्राफ बस समझा के छोड़ दो। अच्छा, तो इस तरह से कंजम्पशन एंड सेविंग्स का कनेक्शन मिल गया। अब कंजम्पशन सेविंग्स फंक्शंस को अगर तुम ग्राफ में प्लॉट करोगे तो कुछ ऐसे देखने में होगा। अच्छा, पहला जो 2 ग्राफ था वो समझ में आ गया था, उसी कॉन्सेप्ट में डेवलप हुआ है। ठीक है। देख, एक 45 डिग्री एंगल जो इनकम के लिए डिनोट किया गया, ये बेसिकली एवरेज सिचुएशन को दर्शाते हैं। ये आपका जो कंजम्पशन का लाइन है, अच्छा कंजम्पशन का लाइन देखो, यहाँ पर ए का मतलब क्या है, खुद कमाओ ना कमाओ, फिक्स कंजम्पशन। फिर एक सर्टेन लेवल के बाद जब तुम इनकम भी कर रहे हो और कंजम्पशन भी कर रहे हो, फिर जैसे जैसे, अच्छा ये वाई क्या है, इनकम है, y1 से y2, दैट मीन्स आपका इनकम लेवल बढ़ रहा है। तो जैसे तुम्हारा इनकम y1 तक जहां तक जा रहे हैं सर, y1 से नीचे वाला जो सिचुएशन है, दैट मीन्स ये ए वाला सिचुएशन, ये सिचुएशन आपका डिसेविंग्स का सिचुएशन है। दैट मींस इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे जब तक आपका इनकम y1 तक आ रहे हैं, एक्चुअली आपका कोई सेविंग्स नहीं है। दैट मींस अगर तुम इसको ग्राफ का ये वाला डेटा देखो तो आई थिंक 0 लेवल या 60 करोड़ लेवल, जिसमें तुम्हारा सेविंग्स नेगेटिव या 0 लेवल तक चल रहा है। ठीक है, तो ये सिचुएशंस को क्या बोलेंगे, डिसेविंग्स। माने इतना इनकम हमने किया पर सेविंग हम, इतना इनकम हमने किया पर सेविंग्स हम नहीं कर पाए। ये आपका वाई है, वाई माने इनकम, इनकम माने कंजम्पशन प्लस सेविंग्स। जो हम कंज्यूम करते हैं और जो हम सेव करते हैं दोनों ही मेरे इनकम को दर्शाते हैं। और ये क्या है मेरा सी, सी माने कंजम्पशन, और ये गैप माने जहां तक मैं फ्री में खाया, ठीक है, लेकिन खाया, और यहाँ पर मैंने कमाया भी और खाया भी, लेकिन जब तक मैं इनकम करता रहा, y1 तक का मेरा इनकम जो है उतना इनकम नहीं है जिसमें मेरा सेविंग्स हो। लेकिन जैसे ही y1 से मेरा इनकम y2 तक जाता है, अब धीरे धीरे मेरा कंजम्पशन भी बढ़ता है। ठीक है, इनकम भी बढ़ रहा है। ठीक है, ओवरऑल। लेकिन अब धीरे धीरे तुम्हारा इनकम जिस स्पीड में बढ़ेगा उस स्पीड में तुम्हारा कंजम्पशन नहीं बढ़ेगा, जो हम लोग इतना देर से पढ़ के आए। लेकिन ये सिचुएशंस में तुम्हारा एक डेल्टा वाई क्रिएट हो रहा है। डेल्टा वाई माने चेंज इन इनकम,
और इसी पॉइंट में थोड़ा कंजम्पशंस भी बदल रहे हैं, तो इनकम चेंज के कारण कंजम्पशंस में जितना बदलाव होते हैं उसे एमपीसी कहते हैं। हेलो, है ना। और कंजम्पशंस को दिखाने के लिए हम लोग ऑलरेडी ए प्लस बी वाई का कॉन्सेप्ट फॉर्मूला में भी चेक कर चुके हैं, तो ये पूरा एरिया क्लियर है। ठीक है, अब सेम कॉन्सेप्ट में नीचे आ जाओ। अब इनकम चेंज के कारण कंजम्पशंस भी किया आपको, लेकिन अगर आपका इनकम बढ़ने के कारण आपका कंजम्पशन तो हो रहा है, लेकिन कंजम्पशन धीरे धीरे कम हो जाएगा। जितना इनकम बढ़ा उसके ऊपर डिपेंड करके अगर कंजम्पशन कम हो जाता है और इनकम ज्यादा हो जाता है, अब धीरे धीरे तुम्हारा क्या बनेगा, सेविंग्स। तो इनकम का वो हिस्सा जो कंजम्पशन से ज्यादा है, ठीक है, उसको नीचे डिनोट किया गया है। ठीक है, देखो ये ए वाला सिचुएशंस जहां पर आपका एक्चुअली कुछ इनकम नहीं है, डिस सेविंग्स। अब ये आपका सेविंग्स का रहा है, पहले आपका सेविंग्स नीचे बने, जीरो के नीचे बने गया नेगेटिव, और जैसे ये इस पर्टिकुलर पॉइंट को कट किया, दैट मीन्स ये एरिया ऊपर की तरफ से उसी को नीचे जस्ट रेप्लिकेट किया गया है। तो ऊपर का इस एरिया मैंने नीचे का इस एरिया जैसे ही इसको क्रॉस करता है, सेविंग्स का धीरे धीरे आपका पैसा जमने लगता है। तो ये एरिया आपका पैसा जम रहा है। ठीक है, मैंने इनकम ज्यादा हो रहा है और कंजम्पशन कम हो रहा है। ठीक है, मैंने आप धीरे धीरे गरीब से मिडिल क्लास और मिडिल क्लास से रिच बनने के रास्ते में अग्रसर हो रहे हो। ठीक है, तो ये सिचुएशंस को डेल्टा सेविंग्स कहते हैं। ठीक है, अभी जितना ज्यादा होगा डिस्पोजेबल इनकम, जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा आपका सेविंग्स बढ़ेगा। यही एक कंट्री का ग्रोथ का पहचान होता है। ये ग्राफिकल प्लॉट है, अब रियल लाइफ में इसका अप्लाई करना है, समझे कि नहीं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, कंजम्पशन एंड सेविंग्स फंक्शंस। ग्राफ क्लियर है, ग्राफ का कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, कि कैसे ग्राफ क्यों ड्रॉ किया गया, किस तरह से ड्रॉ किया, कुछ नहीं, इसे डेटा एनालिसिस कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, डेटा एनालिसिस। तुम लोगों को सीए लेवल में पूछते हैं, सीएमए लेवल में जस्ट आपको नॉलेज लो काफी है, ग्राफ नहीं पूछेगा। सीए लेवल में थोड़ा क्या करता है, ये ग्राफ देके तुमको पूछ सकते हैं कि भाई इसमें डिस सेविंग्स जोन कौन सा जोन को बता सकते हैं, ऐसे करके पूछ सकते हैं। या फॉर्मूला बताओ कि डेल्टा वाई या डेल्टा सी का कॉन्सेप्ट से आपको सेविंग्स मिलता है कि डिस सेविंग्स मिलता है। ठीक है, किस पॉइंट में आपको एक पॉइंट देके बता देगा ABCD करके कि डिस्पोजेबल इनकम अगर कंजम्पशन से ज्यादा होता है तो सेविंग्स होता है कि डिस सेविंग्स होता है कि क्या होता है। आपको तो पता चल ही गया सारा खेल। ठीक है, तो बस जो भी क्वेश्चंस पूछेगा ये चैप्टर के नीचे क्वेश्चंस मिल जाएगा, थोड़ा चेक करने से तुमको समझ में आ जाएगा। और इधर एक कॉन्सेप्ट था, द स्लोप ऑफ द सेविंग फंक्शन इज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव इफ वन यूनिट इंक्रीज इन डिस्पोजेबल इनकम लीड्स टू इंक्रीज ऑफ बी। बी माने यूनिट्स इन कंजम्पशन, देन दैट मींस अगर 1 माइनस बी माने जितना मेरा इनकम बढ़ रहा है उसमें से मैं कुछ खर्चा कर रहा हूं, तो बाकी क्या है, मेरा सेविंग्स में रह जा रहा है। तो 1 माइनस बी इज द इंक्रीज इन सेविंग्स, और 1 माइनस बी का मतलब इंक्रीज इन सेविंग्स क्यों है, क्योंकि वो एमपीएस बताते हैं। एमपीएस माने सेविंग्स इक्वल्स टू 1 माइनस सी, माने टोटल में से कंजम्पशन हटाने से ही तो सेविंग्स मिलता है। 1 माने टोटल में जितना कंज्यूम कर लिया बाकी क्या रहेगा, सेविंग्स। अब तुम इसी को अगर एमपीएस में बदलो, माने मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। मार्जिनल का मतलब क्या है, चेंज इन इनकम से कितना सेव कर रहा हूं, कितना इनकम बदलने पे कितना सेव हो रहा है, इसे 1 माइनस बी से डिनोट किया गया है। 1 माइनस बी क्यों, इनकम टोटल जितना बदल रहा है मेरा उस पे से मैं जितना खर्चा कर रहा हूँ, बाकी जो मेरा बच गया वो सेविंग्स चेंज हो रहा है। पहले भी सेव हो रहा था, लेकिन जैसे जैसे इनकम बढ़ते जा रहा है वैसे वैसे सेविंग्स बढ़ते जा रहे हैं। तो उसी पॉइंट को तो बी पे डिनोट किया। स्लोप क्या है, चेंज इन इनकम के साथ साथ मेरा चेंज इन कंजम्पशन कम हो रहा है, तो वो चेंज इन इनकम के साथ जो चेंज इन कंजम्पशन भी बढ़ रहा है पर कम हो रहा है, जिसके कारण मेरा सेविंग्स धीरे धीरे बढ़ने लगता है। पहले मैं 100 रुपए का एसआईपी किया था, अब मैं 500 का एसआईपी करता हूँ, फिर मैं 1000 का एसआईपी करूंगा, उसके बाद तो मैं एसआईपी करना ही बंद कर दूंगा, लमसम में पैसा डालूंगा। जैसे आजकल, जैसे हम लोग जो स्टार्ट किए थे इन्वेस्टमेंट करना, जब मैं 2012-13 का बात कर रहा हूँ, या कॉलेज कंप्लीट हुआ, सीए कंप्लीट हुआ, ऐसे हालत में जब शुरू में एसआईपी करते थे 500-1000 ढूंढते थे। ठीक है, आजकल 500-1000 का एसआईपी करने का मन नहीं करता। क्यों, समय के साथ साथ बड़े हुए हैं, जरूरत बढ़ा है, रोजगार भी बढ़ा है। ठीक है, अब ऐसे अब जब भी कोई जगह में म्यूचुअल फंड में लगाना, ऐसे मैं म्यूचुअल फंड थोड़ा कम ही करता हूँ, क्योंकि मुझे सीधा स्टॉक समझ में आता है, तो मैं क्यों म्यूचुअल फंड में पैसा बर्बाद करूं, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन कभी कभी
चलो एक करके रखते हैं। तो अगर कभी म्यूचुअल फंड में डालते हैं ना तो सीधा 10,000 20,000 ही डाल देते हैं। वो थुड़ुक थुड़ुक करने का क्या है ना, अभी हम लोगों के एज में आके और टाइम नहीं है, लेकिन आप लोग के एज में ये जरूरत है क्योंकि आपका इनकम कम है, आपका 1 - B कम है, तो आपको तो भी बहुत जाना जाना बाकी है और नॉलेज भी कम है। तो नॉलेज के साथ साथ लोगों का रोजगार वगैरह सभी बढ़ता है, वही तो खेल है और तो कुछ है नहीं। क्या समझे? लेकिन एज के साथ इसका कोई लेना देना नहीं। एज बढ़ने के साथ साथ अगर नॉलेज नहीं बढ़ा तो ऐसा उसका कोई मतलब नहीं। हो सकता है कि कल तुम्हारा एज तो ऑलवेज मेरे से कम ही रहेगा, तुम लोग का एज हमेशा हमेशा मेरे से कम ही रहेगा, लेकिन इसका मतलब ये है कि तुम मेरे से कभी ज्यादा इनकम नहीं कर सकते। बिल्कुल कर सकते हैं। समझे कि नहीं? सच्चाई है सर। तुम अगर सही टाइम पे सही ज्ञान ले लेते हो, फिर उस ज्ञान का मल्टीप्लाई करते हो, उसका एप्लीकेशन करते हो, ऑब्वियसली ज्यादा कमा सकते हो। ऐसा कहीं पर लिखा नहीं कि जो एज में बड़ा होगा वो ज्यादा कमाएगा। ये स्टार्टिंग कॉन्सेप्ट हो सकता है, समझे? सही टाइम में सही चीज समझना है। हाँ, तब सब कुछ सही टाइम पे हो जाएगा। और एपीएस का फॉर्मूला क्या हो गया फिर? एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव का S/Y, मैंने टोटल इनकम पे कितना टोटल सेव कर रहे हैं। और एग्रीगेट सप्लाई का फॉर्मूला क्या बनेगा फिर? एवरेज एग्रीगेट सप्लाई इक्वल्स टू कंजम्पशन प्लस सेविंग्स। ठीक है? एग्रीगेट सप्लाई माने कितना सप्लाई होना चाहिए सोसाइटी में प्रोडक्ट का, जितना कंजम्पशन करेगा और जितना सेव करेगा, सब कुछ मार्केट में होगा तभी ना। माने तुम अगर एक इंडस्ट्री या बिजनेस हो, ठीक है, जितना लोग कंज्यूम करेगा और जितना लोग सेव करेगा, तुम अगर पूरा अमाउंट ही बेचते हो, सपोज मेरा बिजनेस है, अब मैं बिजनेस करके लोगों को कुछ बेचता हूँ, सर्विस या प्रोडक्ट, अब मैं इतना प्रोडक्ट बेच रहा हूँ जिसमें लोग कंज्यूम भी कर रहा है, लेकिन आजकल लोगों के पास इतना पैसा हो गया वो सिर्फ कंजम्पशन ही नहीं करता, वो एक्स्ट्रा भी खरीद के रखते हैं। तो उसका एक्स्ट्रा खरीदने के कारण मेरे पास कंजम्पशन का भी पैसा घुस रहा है और सेविंग्स का भी पैसा घुस रहा है। ठीक जिस कारण पहले जब हम लोग नॉर्मल गरीब या मिडिल क्लास होते हैं, जितना जरूरत होते है उतना ही खरीद के रखते हैं, लेकिन आजकल देखना हम लोग काफी सारा चीज एक्स्ट्रा खरीद के रखते हैं। घर में सजाने के लिए अलग से बर्तन रखते हैं, गेस्ट आने के लिए, दिखाने के लिए। पहले जमाने में ऐसा नहीं होता था, नेसेसिटी का जितना है उतना ही काफी है। और उससे पहले जब गरीब थे, एक बंदा खा के उठेगा, उसको धो के दूसरा बंदा खाएगा। इसी को बोलते हैं गरीबी में आटा गीला। घर को समझो। आई डोंट नो कि आप लोग जिंदगी में गरीबी, मिडिल क्लासनेस और अमीरीनेस देखे हो कि नहीं। मैं हर एक फेज को देखा हूं, ठीक है, सुपर अमीर तो नहीं बन पाए हैं, ठीक है, लेकिन मैं फेज देखा हूं कि एटलीस्ट उसी के अंदर एक फेज को मैं देखा हूं और उसको मैं फील करता हूं। और तब मैं इस चीज को पढ़ता हूं तो मैं इसको फील कर लेता हूं, और उसी को मैं बोलने के टाइम पे आप लोगों को कोशिश करता हूं। तो आप लोग भी फील करो, एंजॉय करो गरीबी को। गरीबी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, जस्ट ट्राई टू रियलाइज दिस। लाइफ इज अ जर्नी, यू हैव टू फेस एवरीथिंग, क्योंकि हर सिचुएशंस आपको कवर करके ही जाना है। एक क्वेश्चन ऐसे देखो, कैसे मैथ्स क्वेश्चन पूछते हैं, बहुत इजी है। C इक्वल्स टू माने कंजम्पशन इक्वल्स टू 200, वैल्यू ऑफ एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव पूछा है। C इक्वल्स टू 200, Y इक्वल्स टू 1000, S इक्वल्स टू 450, Y इक्वल्स टू 1200। माने कंजम्पशन 200 है, सेविंग 450 है, इनकम 1000 है, और इधर भी इनकम 1200 दिया। एपीएस पूछा है, एपीएस का फॉर्मूला क्या है? S/Y, है ना। सेविंग्स कहां से आता है? इनकम माइनस कंजम्पशन। इनकम माइनस कंजम्पशन का क्या डेटा दिया है? 1000 माइनस 200 कितना होता है? 800। एपीएस कितना हो जाएगा? S/Y, एस कितना हुआ? 800, Y कितना है? 1000, कितना हो गया? 0.8। व्हेन S इक्वल्स टू 450 और Y इक्वल्स टू 1200, तो ऐसे हालत में एपीएस क्या बनेगा? अगेन S/Y, तो 450 बाई 1200 कितना बनेगा? 0.375। ये समझने में दिक्कत हुआ क्योंकि हम पढ़े हैं। अब डायरेक्टली क्वेश्चन करेगा तो क्या समझेगा? क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, पता ही नहीं है। ठीक है, तो सेम तरीके से आगे उसी ग्राफ को थोड़ा सा और एलाबोरेट किया है। कल आओ, कल एक्स्ट्रा क्लास है ना इसका, ठीक है, कल 9:30 बजे आ जाना सर, 9:30 पौने 10 के अंदर। कल मैं ये पूरा टॉपिक को कंप्लीट करूंगा और कुछ सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चंस करके केन्स को खत्म करूंगा, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग
मनी स्टार्ट करें, मनी एंड इन्फ्लेशन। ठीक है सर, आशा करते हैं कि केन्स आपको तंग नहीं किया है। बहुत तंग करता है लोगों को। अगर आप लोग हाँ हाँ टॉपिक 3 मिनट है, 4 मिनट क्लास लेना पड़ेंगे, क्लास तक जाएंगे और वीडियो को कवर होगा। हाँ, तो दे तो रहे हैं, कल भी तो है क्लास, कहाँ नहीं दे रहे। मैं कोई भी टॉपिक हम लोग बीच में छोड़ते हैं, उल्टा आप ही लोग बोर हो जाते हो, है ना, कि बहुत ज्यादा बक रहा है एक चीज को लेके। Hi, sir. बाय सर, थैंक यू। Thank you, sir. थैंक यू सर।